दोस्तों आज एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन अभी तक अगर आपने डेस्टिनी जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जी। मैं हूं आपका मेंटर आरके सर। स्टार्ट करते हैं क्लास। लेसन को शुरू करने के पहले हम लोग हमारे प्रसिद्ध साइंटिस्ट जिनका नाम है जी.एन. रामचंद्रन, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनका जन्म 1922 में हुआ था एंड डेथ 2001 में हुआ था। उनकी मेन डिस्कवरी थी द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। ट्रिपल क्या था? हेलिकल स्ट्रक्चर किसकी? कोलाजन की। और ये पब्लिश कहाँ हुई थी? नेचर में। ये जर्नल है, जर्नल का नाम है, जर्नल मैगजीन है, उसका नाम है नेचर। उसमें 1954 में ये पब्लिश हुआ था। एंड उनकी एनालिसिस जो था अलाउड कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स थ्रू यूज ऑफ, उन्होंने नाम दिया था रामचंद्रन प्लॉट। उसको रैंक किया गया वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में इनका ये कंट्रीब्यूशन बहुत ही मायने रखता है। किसका? रामचंद्रन के ये प्लॉट का। ठीक है। सेल के बारे में जानने के पहले सेल का इतिहास जाने। सेल हम लोग समझे कैसे, जाने कैसे? तो देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और सेकेंड है कि परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। तो हम लोग देखें कि यूनिसेलुलर कोई भी एनिमल ले लीजिए, ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आप कह सकते हैं कि अमीबा है या फिर पैरामीशियम है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये एनिमल नहीं कहेंगे, इनको हम ऑर्गेनिज्म ही कहेंगे। तो पहले हम लोग दो इसमें रखे थे ना किंगडम, जिसमें कि प्लांट किंगडम था एंड एनिमल किंगडम था। तो उसमें जो जिनके पास सेल वॉल नहीं था उनको एनिमल कहते थे। लेकिन अब हम लोग 5 किंगडम में इनको अलग नाम दे देते हैं, प्रोटिस्टा एंड या मोनेरा दे देते हैं। मोनेरा हो गए आपके प्रोकैरियोटिक एंड प्रोटिस्टा हो गए आपके यूकैरियोटिक सेल वाले। तो ये जो भी सेल वाले हो, अगर यूनिसेलुलर है तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। सेकेंड, वो जितना सारा इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ है, जैसे कि रेस्पिरेशन हुआ, न्यूट्रिशन हुआ या रिप्रोडक्शन हुआ, वो सारा का सारा वो परफॉर्म कर सकते हैं केवल एक सेल के मार्फत से। इससे हम कह सकते हैं कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो सेल से कोई भी चीज, उससे थोड़ा सा भी कोई कम हो तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग के काबिल नहीं है। हम लोग देख रहे हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, तभी वो लिविंग कहलाता है। तो लिविंग इंडिपेंडेंटली के लिए सेल का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं सेल क्या है? फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी है। ठीक है। अब देखिए, इसको पहले कैसे हम लोग डिस्कवर किए उसको हम एक बताता हूँ मैं। यहाँ भी आप 3 फोटोग्राफ्स देख रहे हैं। ये पहला किसका है? रॉबर्ट हुक का है। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन बाद में इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रॉबर्ट हुक, उसके बाद एंटोन वैन लियोनहॉक है और रॉबर्ट ब्राउन है। तो इस तरह से हम देखते हैं ये 3 आप साइंटिस्ट देख रहे हैं। ये रॉबर्ट हुक के बारे में मैं जस्ट थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि इन्होंने एक्चुअली क्या देखा था। इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है आप देखे होंगे, पुराने सब बॉटल में पहले ढक्कन के, मतलब वो एक लकड़ी का चीज जैसे स्पंजी लकड़ी जैसे पुश करके बंद करते हैं, ज़्यादातर आपको सोडा वाटर इस सब में मिलता है। तो वो ये जो है आप डेड प्लांट सेल से बने होते हैं। तो उन्होंने देखा कि वो जो चीज़ था उसमें, जो उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे देखा, तो देखा कि वो छोटे छोटे बॉक्सेस के जैसे, कैसे छोटे छोटे बॉक्स के जैसे लग रहे हैं। ये छोटे छोटे बॉक्स लग रहे हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, उन्होंने देखा था। और उन्होंने शेल्स नाम दिया गया। छोटे छोटे रूम्स को शेल्स कहते हैं, स्मॉल रूम्स को शेल्स कहते हैं। जहाँ मॉन्क्स या भिक्षु जहाँ रहते हैं उसको शेल्स कहते हैं, इसलिए उसको नाम ही उन्होंने सेल्स दे दिया। और इस तरह से सेल का नाम सेल पड़ा। एक्चुअली सेल का नाम एक छोटे रूम के नाम पर पड़ा। ठीक है। अब हम लोग चले आते हैं कि एंटोन वॉन लियोनहॉक जो थे, लियोनहॉक ये जो थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक, ये एक्चुअली कह सकते हैं साइंटिस्ट नहीं थे, ये माइक्रोस्कोप ही बनाते थे। और उनको हम माइक्रोबायोलॉजी के फादर के रूप में जानते हैं कि माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने ठीक से देखना शुरू किया। तो इम्प्रूव माइक्रोस्कोप से उन्होंने डिस्कवर किया बैक्टीरिया में कि क्या देखा उन्होंने, कैसा दिखता है
लाइव सेल, ठीक है। फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल। लेटर, बाद में लाइव सेल तो समझ में आ गया, भीतर में कुछ चीजें हैं जो चल रही हैं, ये चीजें बात उन्होंने बताई, लेकिन क्लियर नहीं बताया मतलब कि चीज जो है भीतर में, अगर देखते हो आप माइक्रोस्कोप के नीचे भीतर तो ऐसे ऐसे दिखेगी, बहुत सारे उसमें ऑर्गेनिलीज है, ऑर्गेनिज वर्ड उन्होंने नहीं यूज किया था, लेकिन है पार्ट्स है, छोटे छोटे टुकड़े हैं उसमें, कंपोनेंट्स हैं उन्होंने कहा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में देखा कि एक पर्टिकुलर एक पार्ट है, उन्होंने पोलन ग्रेन ये उन्होंने न्यूक्लियस को देखा, न्यूक्लियस जो एक क्या था वो कह सकते हैं कि एक बहुत ही बाद में इसको डिस्कस किया गया, बाद पहले तो लियोनहॉक ने केवल कहा कि सेल में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं, और एक विशेष कंपोनेंट को इसने रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा, ये रॉबर्ट ब्राउन ने कहा कि इसमें ये कहलाएगा न्यूक्लियस, सेंटर कहलाएगा, ठीक है। उन्होंने ये भी देखा था कि जो पोलन ग्रेन से वाटर में जिगजैग फॉर्म में जंप करते हैं, इसको हम ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं, इसी से हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स का या एटम्स के जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, गैसेस के जो हैं कैसे घूमते हैं, तो इन्हें जिगजैग मैनर कहते हैं या ब्राउनियन मोशन में चलते हैं, उन्हीं के इस वर्ड से ब्राउनियन मोशन आया है, जिगजैग मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। तो इन्वेंशन ऑफ जब माइक्रोस्कोप हुई है, वो तो ठीक था, लेकिन उतना डेवलप होने के बावजूद भी, माइक्रोस्कोप आने के बावजूद भी हम लोग उतने डेप्थ में सेल के बारे में और नहीं जान पाए। कब तक नहीं जान पाए? जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1000 टाइम्स, मेनी 1000 टाइम्स मैग्नीफाई करने की क्षमता जब आई आपके माइक्रोस्कोप में, तब वो रिवील किया स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेल के अंदरूनी भाग में क्या क्या ऑर्गेनेलीज हैं, कैसे दिखते हैं, वो सारा चीज हमने कब पढ़ा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद। अब हम देखते हैं 3 साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने सेल थ्योरी तैयार किया। सेल थ्योरी माने सेल क्या है, सेल से क्या हो सकता है। तो ये तीनों लोगों ने डिस्कवर किया सेल थ्योरी। एक है आपके मैथियस क्लेडन, दूसरे हैं थियोडर स्वॉन एंड तीसरे हैं आपके रुडोल्फ वर्च्चाउ। ये तीनों क्या क्या उनका अवदान है इस सेल थ्योरी के एस्टेब्लिशमेंट में, देखते हैं। तो देखिए, ये जो थे मैथियस क्लेडन, ये एक जर्मन बोटानिस्ट थे, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स जो हैं ये कंपोज्ड ऑफ या डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स जो कि टिश्यू बनाते हैं प्लांट्स के। उन्होंने वो बोटानिस्ट थे, इसलिए वो प्लांट्स के सेल्स के बारे में डिस्कवर किए। एक तरह से उन्होंने डिस्कवर किया कि प्लांट्स में मेड ऑफ सेल्स, ठीक है। थियोडर स्वॉन जो थे वो आपके जियोलॉजिस्ट थे, किसके? आपके ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एनिमल सेल्स पर स्टडी की और रिपोर्ट किया कि एनिमल सेल्स का आउटर जो लेयर होता है बहुत थिन होता है, जिसको कि आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो उन्होंने कंक्लूड किया, फिर उन्होंने देखा कि क्लेडन ने पढ़ा क्या प्लांट सेल, इन्होंने पढ़ा एनिमल सेल। अब पढ़ने के बाद उन्होंने उससे कंपेयर किया तो देखा कि प्लांट सेल टिश्यूज में जो है, प्लांट सेल से जो टिश्यूज बने थे उसमें प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल था, जबकि जो कि यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स हो जाता है, वो मतलब एनिमल प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में वो सेल वॉल नहीं मिलता है। ऑन बेसिस ऑफ दिस, दोनों की बातों को मिलाकर थियोडर स्वॉन ने एक हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश किया। उन्होंने कहा कि बॉडी ऑफ एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, ये कंपोज्ड होते हैं सेल से, एंड उसमें सेल के भीतर प्रोडक्ट्स जो होते हैं उससे बने हुए हैं, कौन? प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों। यहाँ तक तो हो गया 2 आदमी का बात। तीसरे की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको हम सेल थ्योरी कहते हैं, लेकिन इनकी एक बात इनकम्प्लीट थी, जिसको कंप्लीट किया था कौन? ये रुडोल्फ वर्च्चाउ। उन्होंने कहा कि केवल ये प्लांट्स एंड एनिमल्स जो बॉडीज हैं यानी टिश्यूज हैं वो सेल से ही बने हुए हैं, मैंने स्ट्रक्चर चीज से बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। और भी एक बात है, ये जो सेल से डिवाइड भी कर सकते हैं और उसके द्वारा न्यू सेल्स भी फॉर्म हो सकते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको कहा गया ओमिनिस सेलुलेई सेलुला। मतलब सेल से ही सेल, माने कहने मतलब एक सेल से ही सेल क्या प्रोड्यूस होता है।
तो प्री एग्जिस्टिंग सेलुलर सेल से एक सेल निकलेगा। उन्होंने कहा, किसने कहा? रुडोल्फ वर्चाउ ने। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को, और जो हाइपोथेसिस दिया था क्लेरेन और आपके स्वान ने, उसमें ऐड कर दिया गया इस बात को, और फाइनल से सेल थ्योरी बना। उसको आज हम ऐसे पढ़ते हैं, नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, एंड सेकेंड, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये दो बातें मिलकर टोटल सेल थ्योरी बनता है, जिसमें अवदान इन तीनों साइंटिस्ट का बनता है। लोअर क्लासेस में आपने देखा होगा कि अनियन के पील को या चीक के थोड़ा सा यहाँ से पहले स्क्रैप करके सेल को लेकर आप एनिमल सेल या प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप जो लेबोरेटरी में होता है उसको देखने की कोशिश करते हो। ये आपका अनियन सेल का पील है, और पील है अनियन का, उसमें सेल देख रहे हैं हम, और ये चीक सेल है। तो इसमें आप मेन डिफरेंस क्या देखोगे, तो आपको जानोगे कि इसमें सेल वॉल होगा, इसमें सेल वॉल नहीं होगा। ये मेन इसमें आप चीज देखोगे। इसमें वैक्यूल्स बड़े साइज के होंगे, वैक्यूल्स छोटे छोटे साइज के होंगे। बाकी आप देखोगे कि न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये सारे की सारी चीज तो आपको दोनों में मिलेंगे। तो अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल, ठीक है, हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, जिसको आउटर बाउंड्री कहते हैं, एंड जस्ट उसके भीतर जो है उसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है दोनों के पास। एनिमल सेल के पास में भी सेल मेम्ब्रेन है, और प्लांट सेल के बाद पास में भी सेल मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल के बाद पास में एक्स्ट्रा एक कवरिंग होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो सेल्स ऑफ ह्यूमन चीक जो देखता है उसका आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा जो है आउटर मेम्ब्रेन ही जो है, सेल मेम्ब्रेन ही डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बन जाता है। जबकि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है, यानी कि वो बाउंड्री नहीं बनता। बाउंड्री कौन बनाता है? ये आपका सेल वॉल बनाता है, ठीक है। तो इनसाइड ई सेल देखेंगे आप, एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो एक आप देखोगे सेल के भीतर, अगर देखोगे माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे भीतर में एक आप यहाँ पे देख रहे हो, आप तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि लो पावर का माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना लेबोरेटरी में। अगर उसका हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके सेल के भीतर आप देखोगे कि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक डेंस मेम्ब्रेन वाला बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। उसके बाद है कि सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई कॉल्ड यूकैरियोट सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। अब देखिए, मैंने तो कह दिया कि यहाँ पे डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस कहेंगे, लेकिन ये पार्शियली राइट है। पार्शियली राइट इसलिए है क्योंकि हर सेल का न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस। ये दो आप स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ये कौन सा फिगर है? ये प्रोकैरियोटिक सेल का है, बैक्टीरिया का है, और ये एक यूकैरियोटिक सेल जो प्रोटिस्ट हो सकता है, या फंजाई हो सकता है, या एनिमल प्लांट कुछ भी सेल हो सकता है। ये तो वो एक सेल लिया गया, तो इसके जो न्यूक्लियाई होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल लेते हो तो उसमें आपको मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है कहीं। देखिए यहाँ पे स्प्रेड आउट है न्यूक्लियस, है यहाँ पे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड आउट है। ये कोई एक बाउंड्री करके कहीं एक स्पेसिफिक इलाका नहीं बना कर रखा हुआ है, ठीक है। तो इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। लेकिन साइटोप्लाज्म दोनों में, प्रोकैरियोटिक हो या आपका यूकैरियोटिक, दोनों में आप देखोगे जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल के बाद में सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन तो है ही, उसके भीतर जो मैक्सिमम जो स्पेस है वो कौन कवर करता है? एक फ्लूइड, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म एक्चुअली मेन जो इलाका हो जाता है जहाँ की सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल में। किसी भी सेल में जो सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। तो वेरियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें, और इसी के द्वारा लिविंग स्टेट में रहता है ये सेल, ठीक है। कौन कौन से होते हैं एक्शन तो आप जानते हो, रेस्पिरेशन होता है, न्यूट्रिशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ये सारे काम इसी साइटोप्लाज्म के भीतर होते हैं। बिसाइड न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में देखते हैं कि अदर मेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो आप यूकैरियोटिक सेल में देखोगे
यहाँ पे एक और देख रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, यहाँ पे वेसिकल्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बाद में मैं इसको डिस्कस करूँगा। गॉल्गी बॉडी लिखा हुआ है, लाइसोसोम लिखा हुआ है। ये सारे के सारे अलग अलग छोटे 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 ऑर्गेनेलिज हैं, और ये सारे के सारे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी इनके ऊपर भी एक अलग से मेम्ब्रेन बाउंड्री बना हुआ है। तो मेम्ब्रेन बाउंड और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे साइटोप्लाज्म के भीतर, किसके, आपके यूकैरियोटिक सेल में। वो चीज़ आपको एब्सेंट मिलेगा यहाँ पे, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड आपको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। न्यूक्लियस भी यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड है, और बाकी जो ऑर्गेनेली है, ऑर्गेनेल पार्ट्स ऑफ द आपके सेल, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है। लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में न ही आपके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है, और न ही, मैं नहीं कहूँगा, ये सारे के सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड बाकी जो यहाँ पे ऑर्गेनेलीज है, यहाँ पे है ही नहीं, एब्सेंट है। कहाँ है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर्स है, ऑर्गेनेलीज है, उनको ये कुछ एग्जांपल्स देख लें हम लोग। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर शॉर्ट में कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, या गोल्गी बॉडी भी कह सकते हैं, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रो बॉडीज हैं, वैक्यूल्स हैं, इनके चारों तरफ एक एक क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, कवर किया हुआ। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल में, देखते हैं ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे नहीं होते। एक मात्र एक ऑर्गेनेली है जो दोनों में पाया जाता है, माने आपके यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, और इसको छोड़ के, न्यूक्लियस को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, वो है राइबोसोम। राइबोसोम पाए जाते हैं, तो क्या वो, तो मैंने तो कहा कि एक न्यूक्लियस छोड़ के, जो न्यूक्लियस यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड है, यहाँ पे नॉन मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेनस है, वो पाए जाते हैं न्यूक्लियस, बाकी यहाँ के जितने ऑर्गेनेलिज्म यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो राइबोसोम क्या दोनों मिलते हैं? हाँ, दोनों मिलते हैं। और एक बात राइबोसोम के बारे में जानना होगा, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ये इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये दोनों में पाया जाता है, कहाँ, ये यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। कौन? राइबोसोम। तो हमने देखा कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये आपको यूकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं। ये तो सेल्स में पाए जाते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कुछ ऑर्गेनेलीज में भी मिलते हैं, ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के हैं, वो कह सकते हैं कि दे आर मिनिएचर फॉर्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी कि एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक सिंपल सेल को एक कॉम्प्लिकेटेड सेल में डाल दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे? मिनिएचर फॉर्म ऑफ द सिंपल सेल। सिंपल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पे। तो ऐसे दो ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट है। इन दोनों का जो सेलुलर ये ऑर्गेनेली हैं, इनके पास मेम्ब्रेन तो होता है, लेकिन इनके भीतर का स्ट्रक्चर आप देखोगे लगेगा कि वही कोई एक प्रोकैरियोटिक सेल है, क्योंकि वो सिमिलर टू द प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। तो जैसे प्रोकैरियोटिक सेल के पास में क्या होता है, आपके राइबोसोम्स होते हैं, इनके भीतर पर्सनली भी राइबोसोम्स मिलते हैं आपको देखने को। तो राइबोसोम्स क्या है? एक्चुअली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है, जो कि हर सेल में मिलता है, ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। साथ ही साथ आप देखोगे कि केवल साइटोप्लाज्म में नहीं मिलता है, ये दो ऑर्गेनेलीज में भी मिलते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपको प्लांट्स में देखने को मिलेंगे, एंड कहाँ मिलेंगे? आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेंगे। साथ ही साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी मिलते हैं, उस आर्ट के मैंने उसमें स्टिक रहते हैं। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब मिलते हैं तो क्या होता है कि ऐसे तो अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और उस पर राइबोसोम्स नहीं स्टिक किए हुए हैं तो स्मूथ लगते हैं, तो उनको हम स्मूथ क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER कहते हैं। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आपके राइबोसोम स्टिक हो जाते हैं तो उनको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER कहते हैं। एनिमल्स कंटेन एक अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जिसको कि सेंट्रियोल कहते हैं। तो एनिमल्स में एक एक्स्ट्रा आप देखो, ये तो आप देखिए, ये मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो क्लोरोप्लास्ट, ये केवल आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको केवल मिलेगा प्लांट्स में। उसी तरह से एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एक स्ट्रक्चर मिलता है एनिमल्स में, जो कि प्लांट्स में नहीं मिलता है, वो है सेंट्रियोल। ये सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे। तो सेंट्रियोल का ही मेन काम रहता है स्पिंडल फॉर्मेशन में। उसके बाद हम देखते हैं, अब देखें सेल्स के साइज के बारे में। ये तो आप देख रहे हो कि ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, और आप देख पा रहे हो कि
कि राइबोसोम्स आप देख पा रहे हो, तो ये राइबोसोम्स काम, देखिए राइबोसोम्स आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कैसे डॉट 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 करके भी है, और फ्री राइबोसोम्स भी आपको मिल जाएंगे कहाँ, साइटोप्लाज्म में। आपको राइबोसोम्स इसमें भी मिल जाएंगे, तो डॉट डॉट जैसे देख रहे हो, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसमें आप देख रहे हो, और यहाँ पर भी आपको राइबोसोम्स देखिए डॉट डॉट करके मिलेगा। क्या है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको राइबोसोम्स मिलेंगे, आपको क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम्स मिलेंगे, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर स्टिक के हुए मिलेंगे राइबोसोम, और फ्री राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। तो ये हर जगह आपको ये सब जगह पर राइबोसोम्स मिल सकते हैं अलग अलग तरह से। इसमें ये क्लोरोप्लास्ट है, ये केवल कहाँ मिलता है आपको, प्लांट्स में मिलता है। कहाँ ये मिलता है, ये प्लांट्स में आपको देखने को मिले, और कहीं नहीं मिलेगा, ये एनिमल्स में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम चले आते हैं कि देखिए अलग अलग शेप के आप यहाँ पे देख रहे हो, और शेप भी, और अलग अलग साइज के सेल्स देख रहे हो। एक्चुअली ये अपने फंक्शन के हिसाब से अपना शेप बनाते हैं या साइज इनका होता है। इसमें आप देखो सबसे छोटे अगर देखे जाए जो सेल्स हैं वो है माइकोप्लाज्म। तो वो क्या है, स्मॉलेस्ट सेल्स है, इनकी साइज कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर होता है। जो बैक्टीरिया से भी छोटा है, बैक्टीरिया जिसको छोटा माना जाता है जनरली, उसको हम 3 to 5 माइक्रोमीटर बोलते हैं, माइक्रोन भी खाली कह सकते हैं आप माइक्रोमीटर को। और लार्जेस्ट अगर सिंगल सेल देखा जाए तो वो हम ऑस्ट्रिच के एग को कह सकते हैं, ऑस्ट्रिच के एग को कह सकते हैं। ऑस्ट्रिच का एग जो अगर डायमीटर के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से मापा जाए, तो एक आपका छोटा स्केल जो होता है 6 इंच होता है, उसमें उतना साइज में 15 सेंटीमीटर के साइज का हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद अगर ये तो हो गया इंडिविजुअली एक एक सेल की साइज की बात करी गई। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखा जाए, उसमें देखा जाता है कि रेड ब्लड सेल्स जो है आरबीसी, ये आरबीसी आप देख रहे हो, उनकी साइज जो है 7 माइक्रोन के करीब होता है। इनका डायमीटर की बात हो रही है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो होगी लेंथ वो होगी आपकी 0.7 माइक्रोन। नर्व सेल्स आप देखोगे, ये आप देख रहे हो नर्व सेल्स कितना लंबा देख रहे हो ना, नर्व सेल ये है साइटोन है आपका, ठीक है। और ये क्या है, एक्सॉन है, ये डेंड्राइट्स है, छोटे छोटे हैं डेंड्राइट्स, लंबा वाला एक्सन बहुत लंबा जाता है। तो ये देखोगे आप जो नर्व सेल्स होते हैं, ये इनको सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स में गिने जाते हैं, और इनका साइज, शेप, एक्टिविटी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से होता है, एडेप्टेशन उसी तरह से होती है। अब चलिए कुछ पीवाई क्यूज अटेम्प्ट किया जाए। तो पहला क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुलाई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, इसके द्वारा, ये 2019 का पीवाई क्यू है। तो अभी हम लोग पढ़ा कि ये कौन थे, रुडोल्फ वर्चाउ, इन्होंने ही सेल थ्योरी को कंप्लीट किया था। क्लेडन एंड थियोडर केवल बता पाए थे कि एनिमल एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, लेकिन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से सेल्स न्यू बनते हैं, ये बात किसने कहा था, इसने कहा था रुडोल्फ वर्चाउ ने। तो ऑप्शन हमारा रुडोल्फ वर्चाउ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 2015 का है। सेलुलर ऑर्गेनेलीज विथ मेम्ब्रेन्स आर, मेम्ब्रेन्स जिनके पास है, तो राइबोसोम में तो मेम्ब्रेन होता नहीं है, राइबोसोम में मेम्ब्रेन होता नहीं है, 2 निकल गए। अब हमारे पास यहाँ पर भी राइबोसोम है तो निकल जाएगा। तो ये 3 तो ऐसे राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनस होता है ना। तो आप अगर नहीं ठीक से जानते तो राइबोसोम को निकाल दो, बाकी चेक कर लो। लाइसोसोम मैंने कहा, गोल्जी एपिटस मैंने कहा, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने कहा कि ये लोग मेम्ब्रेन बाउंड है। यहाँ पे आंसर आपका सी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which of the following structures is not found in prokaryotes? प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसमें सिंपल सेल होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होता है। 2 ऑर्गेनेलीज इसमें होते हैं, कौन कौन से होता है, न्यूक्लियस होता है, वो भी स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, लंप के हिसाब से लेते हैं, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। और सेकंड क्या होता है, वैसे हम लोग पढ़ेंगे प्लास्मिड्स में मिलते हैं, लेकिन अभी के लिए हम बता दे रहे हैं, और राइबोसोम्स होते हैं। ये 2 आपके होते हैं ऑर्गेनेलीज में। तो यहाँ पे आप देखिए कह रहे हैं कि नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक, तो ये तो मिलता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर इन्वेलप मिलता है क्या, नहीं मिलता है। ये ऑप्शन आपका राइबोसोम बाद हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक, तो ये नहीं, तो ये आंसर होगा आपका, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन वाला कोई चीज़ नहीं मिलेगा आपको इसमें प्रोकैरियोटिक में। तो मेम्ब्रेन देके आप उसको छाट दीजिए।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रोकैरियोटिक, नॉट फाउंड इन नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो राइबोसोम तो मिलता है, कोई भी अगर आपका ये होगा मेम्ब्रेन होगा वो नहीं मिलेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपका उसका आउटर कवरिंग है, राइबोसोम मिलता ही है। तो आपका न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, यही आपका चॉइस राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ दिस इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें से कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं। तो आप आंख मुंह तो कह सकते हो कि राइबोसोम इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, उसके बाकी को आपको जानना नहीं है। राइबोसोम याद कर लीजिए, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। अब चलिए हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स को बताने के पहले मैं बता दूं कि आपने एक सेक्शन पढ़ा था जब हम लोग किंगडम पढ़ रहे थे, मैंने कहा मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें एक आया था मोनेरा, ठीक है, एक किंगडम का नाम था मोनेरा। मोनेरा के जितने मेंबर्स हैं वो सारे आपके प्रोकैरियोटिक ही हैं। तो उसमें कौन कौन से थे आपके, बैक्टीरिया था, उसके बाद क्या था, साइनोबैक्टीरिया था जिसको पहले हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गे कहते थे, और क्या था, माइकोप्लाज्मा था। ये तीनों में एक चीज़ याद रखिएगा, बाकी बैक्टीरिया जितने हैं उनमें सेल वॉल होता है, एकमात्र माइकोप्लाज्मा जो है जो कि प्रोकैरियोटिक होते हुए उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं है। तो हम लोग उसके अलावा भी देखेंगे कि पीपीएलओ जो कि फुल फॉर्म है प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी काउंट किए जाते हैं कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कितने हो गए, बैक्टीरिया का एक सेक्शन हो गया यहाँ से यहाँ तक, जो कि हम बैक्टीरिया कह सकते हैं, और साइनोबैक्टीरिया जिसको कि ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा हो गया, और पीपीएलओ हो गया। ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। सेकेंड बात इनके बारे में जानना है कि ये लोग साइज में हमेशा छोटे होते हैं, ये सारे सिंगुलर होते हैं ना सेल, मल्टी सेलुलर होते हैं या यूनिसेलुलर है, तो और मल्टीप्लाई करते हैं बहुत ज़्यादा, ताकि इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होगी तो ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए मल्टीप्लाई करते रहते हैं। और इनकी साइज एंड शेप बहुत वेरी करती है, लेकिन बेसिकली हम लोग देखते हैं, मोनेरा चैप्टर भी पढ़े थे हमने हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया के बेसिकली 4 शेप्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं, एक है आपका रॉड शेप जिसको कि हम बेसिलस कहते हैं, दूसरा शेप है जिसको कि स्फेरिकल शेप है जिसको हम कोकस कहते हैं, तीसरा शेप आपका कॉमा शेप है जिसको हम लोग विब्रियो कहते हैं, और चौथा जो शेप है उसका वो स्पाइरल है जिसको स्पाइरिलम कहते हैं हम लोग। अब जितने सारे आप देखोगे प्रोकैरियोट्स, मैंने कहा कि सेल वॉल तो है उनके पास में माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, इनके पास जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है आपके सेल मेम्ब्रेन के भीतर, उसको तो साइटोप्लाज्म कहते हैं, लेकिन इनके पास नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, बेसिकली क्या हो जाता है, नेकेडली फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में। और इनके पास में जेनोमिक यानी जेनेटिक मटेरियल के डीएनए के अलावा, जो कि कैसे हो सकता है, वो सिंगल क्रोमोसोम के रूप में हो सकता है या सर्कुलर डीएनए के रूप में हो सकता है, वो पाया जाता है कहाँ, आपको जेनोमिक डीएनए के रूप में। बहुत सारे बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया में नहीं, कुछ बहुत सारे बैक्टीरियाओं में देखा जाता है स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी मिलते हैं, इनको अलग से आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए पाया जाता है, इनको हम प्लास्मिड्स कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, आउटसाइड द जेनोमिक डीएनए पाए जाते हैं। प्लास्मिड डीएनए की एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये उनको यूनिक फेनोटाइप देता है, यूनिक उनका एक्सटर्नल फीचर देता है, एक्सटर्नल फीचर टू फाइट अगेंस्ट समथिंग, रेजिस्टेंट टू सम मेडिसिन, इस तरह से वो देता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स देता है बैक्टीरिया का। एक तो रेजिस्टेंस टू जैसे एंटीबायोटिक्स हो सकता है उसके पास में, और प्रोकैरियोट्स में एक यूनिक चीज़ है जो कि यूकैरियोट्स में नहीं मिलता है, वो है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स क्या होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज सेल में होते हैं, इसको इंक्लूड किया जाए उसको हम इंक्लूजन्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट करेंगे तो उसके लास्ट वाले सेक्शन में हम लोग इंक्लूजन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का इन्वेलप जो है, सेल वॉल नहीं, सेल का इन्वेलप जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो तो बैक्टीरियल सेल्स ही होता है ना, तो उसमें आप देखोगे उनके पास केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होता है। केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल इन्वेलप होना, जैसे कि एनिमल सेल हम लोग कहते हैं, तो उसका सबसे सेल का इन्वेलप कौन है, सेल का इन्वेलप केवल सेल मेम्ब्रेन है। आप प्लांट सेल कहते हो तो उसके सेल का इन्वेलप कौन कहोगे,
सेल मेम्ब्रेन है एंड देन सेल वॉल है। बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग पाएंगे कि सेल इन्वेलप देखेंगे, वो देखेंगे उसके टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड इन्वेलप होता है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। हम लोग देखा है एनिमल में 1 लेयर्ड होता है, प्लांट्स में 2 लेयर्स होता है, और आपके प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया में जो है ये 3 लेयर्ड होता है स्ट्रक्चर। अब 3 लेयर्स कौन कौन से हैं देखा जाए तो आउटर मोस्ट लेयर जो होगा उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा हो जाता है उनका सेल वॉल, और तीसरा हो जाता है उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इस तरह से उनके पास 3 लेयर कवरिंग है, प्रोटेक्शन है। सेल ऑफ एनिमल हैज 1 लेयर प्रोटेक्शन एंड प्लांट सेल हैज 2 लेयर प्रोटेक्शन। अब एक एक लेयर के बारे में पढ़े हम लोग। पहले हम लोग पढ़ते हैं ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। तो कैलिक्स आप पढ़े हो कभी? वर्ड ना आए कभी कैलिक्स आपके दिमाग में आ रहा है? देखिए मैंने ग्रीन कलर उसी से दिया है समझाने के लिए। कैलिक्स आप देखो फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है कवरिंग क्या प्रोटेक्शन ही तो देता है, उसका नाम कैलिक्स है। ये ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स में यानी कि कुछ उसमें ऐसे केमिकल हो जो ग्लाइकोस को नाम दे रहे हैं, मैंने शुगर कोटिंग होगा वो कह सकते हैं आप। तो इट डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड इसका कॉम्पोजिशन थोड़ा अलग अलग भी होता है अलग अलग बैक्टीरिया में, थिकनेस भी अलग अलग होती है। ये लूज शीट के रूप में मिल सकता है जिसको स्लाइम लेयर कह सकते हैं, कुछ में ये थिक एंड टफ हो सकता है जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। तो ये स्लाइम लेयर के रूप में मिल सकता है या फिर कैप्सूल के रूप में मिल सकता है। सेल वॉल के बारे में चले आते हैं। तो सेल वॉल क्या करता है? एक्चुअली मेन काम करते हैं सेल वॉल क्यों चाहिए, प्लांट्स को भी चाहिए और आपको बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स को भी चाहिए। स्ट्रक्चर जो है ना उनको वो बहुत रिजिड होता है और कवरिंग होता है, तो इस तरह शेप देता है सेल को एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। मान लीजिए भीतर में प्रेशर इतना हो गया कि सेल बर्स्ट कर जाएगा, उससे उसको बचाने के लिए क्या कहता है? एक सेल वॉल है। या कॉम्प्रेशन इतनी ज़्यादा कि वो कोलैप्स कर जाए, उससे भी बचाता है कौन? सेल वॉल। उसके बाद सबसे भीतर वाला जो लेयर है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। याद रखिए ये पॉइंट मैं बताऊंगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे लिखा हुआ याद रखिएगा, लेकिन बहुत कन्फ्यूजन कर दिया जाता है। सेमी परमिएबल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोकैरियोट्स में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, याद रखिएगा। इन नेचर एंड इंटरैक्ट्स विथ आउटसाइड वर्ल्ड। ये आउटसाइड वर्ल्ड से आपका वो सेल वॉल था, उसके बाद वहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स था। तो ये कैसे, ये तो इनर लेयर है, ये कैसे आउटर वर्ल्ड? एक्चुअली वो लोग फ्रीडम देते हैं सीसीओ को आने जाने के लिए, प्रोटेक्शन केवल देते हैं। पैसेज के लिए कोई उनको बाधा नहीं है कि कौन आएगा कौन जाएगा, सब एवरीवन फ्री, ऑल टाइप ऑफ फ्री टू टच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछेगा उनसे कि भैया हम आपको ले या ना ले। देखिए आपके पास पहचान पत्र दिखाइए, अगर आपके पास है पहचान पत्र तो भीतर आइए, नहीं तो आप रह जाइए बाहर। भीतर वाले को कहता है बाहर जाने तो आप दिखाइए अपनी आईडी, नहीं दिखा पाते हो घर में रहिए, और दिखा पाते हो तो यही घूम के आइए। तो इस तरह से वो यहाँ चेक पोस्ट का काम करता है। इट इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है उसी तरह सिमिलर है, ये काम करता है। ऑल्दो ईच लेयर के आप देख रहे हो ना, यहाँ 3 लेयर्स हैं इन्वेलप के, ये डिस्टिंक्ट फंक्शन इनका है अलग अलग। जैसे शेप दे रहा है, ये क्या है? कोटिंग दे रहा है कैप्सूल के रूप में, कभी हो सकता है स्लाइम लेयर के रूप में होता है। ये क्या करता है? पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स को चेक कर रहा है। तो इस तरह से इनका फंक्शन अलग अलग है, लेकिन ये लोग टुगेदर काम करते हैं एज अ यूनिट, जिसको हम कहेंगे क्या? इन्वेलप, सेल इन्वेलप। ठीक है। बैक्टीरिया को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं 2 ग्रुप्स में। कौन कौन सा ग्रुप हो सकता है? एक हो सकता है जो स्टेन हो जाए, स्टेन माने जिसमें कलर लग जाए। ठीक है। ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ बैक्टीरियाज लिया, बैक्टीरियाज नहीं कहते, बैक्टीरियम होता है प्लूरल उसका, बैक्टीरिया होता है। और उन्होंने केमिकल डाला, कुछ ऐसा केमिकल जिसमें कि देखा गया कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो कलर्ड हो गए और कुछ नहीं हुए। तो जो स्टेन्ड हो गए उनको उन्होंने कहा पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव कहा उन्होंने, और जो लोग स्टेन्ड नहीं उनको उन्होंने कहा ग्राम नेगेटिव। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 तरह के आपके क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। एक जो ग्राम ने टेस्ट किया था
स्टेन कर दिया था, कलर दे दिया था उनको, और दूसरे को कलर नहीं दे पाया था। कौन? ग्राहम नाम के जो साइंटिस्ट थे, ग्राहम नाम के जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने चेक किया था और देखा था 2 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो आपके लिए कौन सा बैक्टीरिया आपको लगता है कि अच्छा बैक्टीरिया होगा, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव? देखिए मैं आता हूँ उसके ऊपर, पहले थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा और बता दूँ। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे? हम लोग सेल में एनवेलप के बारे में पढ़ रहे थे। तो आप देख रहे हो ये बैक्टीरियम है, और इसमें आप देख पा रहे हो कि तीनों जो लेयर्स हैं आपके इसके एनवेलप के, वो तीनों ये पे दिए गए हैं। ये है आपका सबसे बाहर वाला जो हिस्सा देख रहे हो आप, ये वाला, ये है आपका क्या? ये आपका ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद क्या आता है? सेल वॉल आता है। क्या आता है? सेल वॉल। और सबसे भीतरी पार्ट जो आता है, ये वाला पार्ट, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हम चले जाते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा समझे। देखिए ग्राम जो पॉजिटिव जो ये होता है बैक्टीरिया होता है, उसका देखिए सेल वॉल सीधा बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकेन से। पेप्टिडोग्लाइकेन से ही शुरू हुआ है यहाँ पे। जबकि इस यहाँ पे देख ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडो जो ग्लाइकेन है यहाँ पे है, ये लेयर है पेप्टिडोग्लाइकेन का, और यहाँ पे ये लेयर जो है सेल वॉल का ही पार्ट है। ठीक है ना? ये है आपका पेप्टिडोग्लाइकेन। अब अंतर क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे देखोगे पेप्टिडोग्लाइकेन के बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है? ये जो यहाँ पे मिसिंग है। अब यहाँ पे जब केमिकल दिया गया, ये इसको कलर कर दिया। यहाँ पे जब केमिकल दिया तो ये इसको गार्ड कर दिया, यहाँ तक केमिकल नहीं पहुँचा और पेप्टिडोग्लाइकेन कलर्ड नहीं हुआ। तो जो कलर्ड हो गए उनको कहा गया ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और जो कलर्ड नहीं हुए उनको कहा गया ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो अब जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर देता हूँ मैं कि कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है। देखिए ग्राम पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी केमिकल देते हो उसको, वो केमिकल इफेक्ट करता है किसको? बैक्टीरिया को। और आप यहाँ पर जो है इस बैक्टीरिया को कोई भी केमिकल इसके ऊपर डालते हो तो वो एक शील्ड बना के रखा है, अपने को प्रोटेक्ट कर लेता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ती है। अगर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है और वो ग्राम पॉजिटिव है तो आपके लिए वो वरदान है, क्योंकि आप जानते हो कि उसको एक पर्टिकुलर केमिकल से उसको हम मार सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो आप केमिकल दोगे तो कहाँ लगेगा? वो तो इस आउटर मेम्ब्रेन पर आगे स्ट्राइक करेगा, और उसका इनर मेम्ब्रेन जो है सेफ रह जाएगा, उसको क्षति नहीं पहुंचेगी और अपना खानदान बढ़ाता रहेगा, आपको तंग करता रहेगा, आपको बीमार करता रहेगा। तो बीमार करने वाले रेजिस्टेंट बैक्टीरिया ये हो गए, और ये जो है तुरंत इनको हम मार सकते हैं इजीली। तो ये हमारे लिए ठीक है, ये अच्छे नहीं है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में अब तो उसका एनवेलप पढ़ लिए, उसके भीतर क्या होता है, तो उसमें आप देखोगे स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। अभी तक हम लोगों ने मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है कुछ भी, उसमें एक अलग चीज होता है जिसको हम कहते हैं मेसोजोम। मेसोजोम एक्चुअली मेम्ब्रेनस तो है। तो ये आप कहोगे सर तो फिर आप गलत पढ़ा रहे थे। आपने कहा कि सेल मेम्ब्रेन एकमात्र मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बने बाउंड, और सेल मेम्ब्रेन के भीतर जितने सारे चीज है वो नॉन मेम्ब्रेनस है, यहाँ तक कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। आप अब नया बता रहे हो कि एक स्ट्रक्चर होता है जो मेम्ब्रेनस होता है, उसका नाम है मेसोजोम। कहाँ ये पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है, मैंने कहा। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली ये मॉडिफिकेशन है। क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। ये अलग कोई पार्ट नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे, ये देखिए ये येलो कलर आप देख रहे हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका यहाँ से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये प्रोट्यूड कर गया है ऐसे, ऐसे प्रोट्यूड कर गया है ऐसे करके। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है इनसाइड द सेल। ये अलग कोई पार्ट नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ मॉडिफाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं इसको, हम मेसोजोम कहते हैं। ये स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में ही पाए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा दीज एक्सटेंशंस, ये जो एक्सटेंशंस है किस फॉर्म में होते हैं? ये वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, लैमिले के फॉर्म में हो सकते हैं। यानी कि वेसल्स, सब वेसिकल्स छोटे छोटे वेसल्स के रूप में हो सकते हैं, या ट्यूब्स के फॉर्म्स में होते हैं, या शीट के हिसाब से बन जाते हैं। तो ये है क्या? एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही पार्ट एक्सटेंशंस है। इनका काम क्या है? दे हेल्प इन द सेल वॉल फॉर्मेशन। देखिए लैमिले बन के वो लोग क्या करते हैं? सेल वॉल फॉर्मेशन करते हैं।
डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करवाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स। अब ये इनका काम क्या है बता रहा हूँ। ये जो ये लाइन है आप धीरे धीरे यहाँ पे बॉर्डरिंग कर देंगे, बॉर्डरिंग करेंगे तो 2 सेल हो जाएगा। तो करते समय क्या करेंगे, ट्यूब्स भी इनके पास है, तो ये डीएनए भी दोनों तरफ बांट देंगे। 2 डॉटर सेल्स बनाना है तो इनको धीरे धीरे 2 हिस्सा में कर देंगे। ये एक मेम्ब्रेन बन जाएगा, ये एक मेम्ब्रेन बन जाएगा। दोनों मेम्ब्रेन यहाँ से धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूट होकर अलग हो जाएंगे। तो ये हेल्प करते हैं इन सेल डिवीजन। एक्चुअली इनका और भी एक काम है कि दे हेल्प इन योर रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेसेस, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। द सरफेस एरिया इसके चलते बढ़ गया है ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ाते हैं। इस तरह से ये लोग सारा काम करते हैं। कौन? मेसोसोम में स्पेशल स्ट्रक्चर है, ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये मेम्ब्रेनस होते हुए भी अलग से नहीं है, ये एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ये है। ठीक है, वैसे आपको समझ लेना होगा कि सेल वॉल इसमें भी है, ऊपर में आपका ग्लाइकोकैलिक्स भी है। ठीक है, ये बातें आपको समझनी होगी। अब चले आते हैं नेक्स्ट पार्ट कि इन सम प्रोकैरियोट्स देखते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया की बात मैंने कहा था। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो बैक्टीरिया, इसको ग्रीन एल्गी भी कहते हैं हम लोग। और देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म। अब ये जो है ये भी देखिए क्या मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म है। ये अलग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स यहाँ पर भी नहीं है। ये जो क्रोमैटोफोर्स पढ़ेंगे हम लोग, क्रोमैटोफोर्स भी क्या है, ये भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म है, लेकिन उनके पास पिगमेंट्स होंगे। क्या पिगमेंट्स होंगे आप बता सकते हैं? उनके पास होगा क्लोरोफिल, ताकि वो क्या कर, साइनो तो ग्रीनिश ब्लू कहते हैं, तो साइनो क्या करेगा, बैक्टीरिया, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये जो क्लोरोफिल है कहाँ पे है? क्रोमैटोफोर्स पे है। और ये क्रोमैटोफोर्स है क्या? ये भी इनके जैसे मेसोसोम्स के जैसे ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन वो एक्सटेंशन ऑफ द क्या है, ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड इनटू द साइटोप्लाज्म। तो अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? कि इसमें अंतर है कि ये तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, ये सब में पाया जा सकता है, कि हर बैक्टीरिया में पाया जा सकता है, जबकि क्रोमैटोफोर्स ये पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया में पाया जाता है केवल, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल भी हो सकते हैं एंड नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, दोनों तरह के हो सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर वो मोटाइल है, वो चल सकते हैं या स्विम कर सकते हैं, तो उनके पास स्विम करने के लिए कुछ बातें होनी चाहिए। तो हम क्या देखते हैं, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल से एक्सटेंशंस कुछ निकले रहते हैं। ये सेल वॉल है, पिंक कलर आप देख रहे हो, वहाँ से एक्सटेंशन निकला हुआ है, इसको कहेंगे फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या करता है, उनको स्विम करने में हेल्प करता है। द बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला जो है यहाँ पे तो एक देख रहे हो बैक्टीरिया सेल में, क्या केवल एक ही होता है? नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अरेंजमेंट भी वो अलग अलग ढंग का उनका हो सकता है। बैक्टीरियल जो फ्लैजिलम होता है, उसके बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक है आपका फिलामेंट, दूसरा है आपका हुक, तीसरा है आपका बेसल बॉडी। तो ये तो हो गए, यहाँ से यहाँ तक कर सकते हो फिलामेंट, ये हो गया आपका हुक, ये हो गया आपका यहाँ भीतर में जो बेस है, कहते हैं रूट जैसे, उसको हम बेसल बॉडी कहेंगे। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। फिलामेंट आप देख रहे हो, ये लॉन्गेस्ट पोर्शन बन जाता है यहाँ से यहाँ तक, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस से लेके टू द आउटसाइड, यहाँ पर आउटसाइड तक आया है ये। उसके अलावा फ्लैजिला के अलावा भी आप 2 और स्ट्रक्चर्स देखोगे, वो क्या है, पिल्ली एंड फिम्ब्रिया। आप देख रहे हो फ्लैजिलम की ही तरह, यहाँ पे पिल्ली देख रहे हैं आप, और आप यहाँ पे फिम्ब्रिया भी देख रहे हो। ये दोनों क्या है, ये क्या वो फ्लैजिलम का ही काम करते नहीं, दे डू नॉट प्ले रोल इन मोर्टेलिटी, ये लोग मोर्टेलिटी में काम नहीं देते, जबकि फ्लैजिलम का काम है उसको मोबाइल बनाना। पिल्ली इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स। तो ये एक्चुअली मेड ऑफ प्रोटीन्स, स्पेशल इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। और जो फिम्ब्रिया है ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक है, ब्रिस्टल में ब्रश के जो टीथ होते हैं ना, ब्रिस्टल लाइक है ये फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट फ्रॉम द सेल। ये जो कुछ इसमें देखा जाता है कि इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प
क्या अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो द होस्ट टिश्यूज। कह रहे हैं कि ये ज़्यादातर जो है ये जो आप फिमरिया देख रहे हो, जो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, इनका मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में यानी कि प्रोकैरियोट्स में देख रहे हो क्या फंक्शन दिखता है कि स्विम कर मैंने पानी की बहाव है, अगर वो बैक्टीरिया रुक के कुछ न्यूट्रिशन लेना चाहता है कहीं से, तो ये लोग क्या करते हैं उसको जकड़ लेते हैं यानी कि अटैच करवा देते हैं तो सबस्ट्रेटम, वो सबस्ट्रेटम रॉक हो सकता है या फिर वो एक होस्ट के ऊपर ही उसको मजबूत करवा देते हैं ताकि होस्ट से ही वो खाना ले सके। तो होस्ट के ऊपर ही उसको क्लिपिंग कर देते हैं या उसको एंकर कर देते हैं या किसी रॉक के ऊपर कर सकते हैं। कौन? ये फिमरिया। अब देखते हैं कि ये जो राइबोसोम्स हैं और इंक्लूजन बॉडीज हैं ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, क्या काम करते हैं इन द बैक्टीरियल सेल या कह सकते हैं इन द प्रोकैरियोटिक सेल। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप देखो राइबोसोम्स जो होते हैं ना यहाँ पे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भीतर वाला जो लेयर है ना इन्वेलप का, वहाँ स्टिक होते हैं, ठीक है, ऐसे चार तरह से एसोसिएटेड उसी के आसपास रहते हैं, ठीक है। दे आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब आप जानते हो 15 इंटू द 10 टू द पावर -9 मीटर, माने इतना छोटा साइज सोचिए, 15 to 20 नैनोमीटर इन साइज एंड आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं। तो आप मान लीजिए सब यूनिट आपको दिखाना चाहूँ, मान लीजिए मेरे 2 पाम है, ये मेरे मान लीजिए एक बच्चे का पाम है, एक बड़े आदमी का पाम है, ऐसे पकड़ा जाए ये छोटा सा पाम बनेगा, ये बड़ा सा पाम बनेगा। इस तरह से आप देखोगे, इस तरह से हम दिखाते हैं राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स को। आप देख पा रहे हो ये छोटा पाम या छोटा सा स्मॉल सब यूनिट और ये आपका बड़ा सब यूनिट, दोनों मिलाकर एक राइबोसोम का पूरा यूनिट बनता है। सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स। अब देखिए सब यूनिट्स के नंबर्स भी दिए वहाँ पे 50s एंड 30s। 50s एंड 30s ऐड करोगे तो कितना होगा? 50 + 30 ऐड करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 80s, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ये उस तरह का एडिशन नहीं है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, बताएंगे थोड़ा सा और डिटेल्स के बारे में। अब देखो 50s एंड 30s ये कंप्लीट करता है = 70s के बारे में डिस्कस तो बाद में करेंगे। अभी हम प्रोकैरियोट्स खत्म कर देंगे, दिमाग में रखिएगा कि 80s नहीं है। तो विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। तो प्रोकैरियोट्स में जो है कौन से यूनिट वाला आपको राइबोसोम मिलता है? 70s वाला। अब 70s वाला बनता है कैसे? तो ये याद करना होगा, 10 कम कर दीजिए उसमें, मैंने 70 था ना तो 80 एक्चुअली है, 50 + 30s से मिलकर बना है। 50s जो है बड़ा सब यूनिट एंड 30s जो है छोटा सब यूनिट से बना हुआ है प्रोकैरियोटिक क्या राइबोसोम यूनिट। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे क्या होता है राइबोसोम क्या करते हैं एक्चुअली में, इनका काम मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA मैसेंजर RNA, इनके बारे में सब पढ़ेंगे हम लोग, एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीजोम्स। तो बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे एक सिंगल mRNA के साथ में और क्या करेंगे, एक पॉलीराइबोसोम्स मैंने बहुत चेन बना दें तो पॉलीराइबोसोम्स ज़्यादा है, मोर देन 1 राइबोसोम्स यानी कि पॉलीजोम शॉर्ट में कहते हैं। द राइबोसोम्स ऑफ द पॉलीजोम ट्रांसलेट द mRNA को, अब उसको मैसेंजर RNA को मैसेज देते हैं कि भैया कैसे प्रोटीन बनाओगे, हम तुमको दे देते हैं फॉर्मूला, बनाओ प्रोटीन, और ट्रांसफॉर्म करते हैं mRNA इनटू क्या, इनटू प्रोटीन्स। इसके बारे में हम लोग क्लास 12 में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी इसको जस्ट इसी तरह समझ लीजिए। इंक्लूजन बॉडीज, मैंने इंक्लूजन बॉडीज को बताया था, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह सकते हो ऑफ क्या है, प्रोकैरियोट्स। तो क्या है इंक्लूजन बॉडी? देखें, ये एक्चुअली रिजर्व मटेरियल्स हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये स्टोर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज ही कहा जाता है। और ये कोई मेम्ब्रेन नहीं होता इनके पास, मेम्ब्रेन तो होगा ही नहीं भीतर में, एंड दे लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म, फ्रीली साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं इंक्लूजन बॉडीज में क्या क्या आ सकते हैं, तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स आ सकते हैं, साइनोकाइसिन आ सकते हैं ग्रैन्यूल्स, एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स आ सकते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पे क्या मिल रहे हैं आपको, इंक्लूजन्स मिल रहे हैं, इंक्लूजन बॉडीज जो कि आपके भीतर में यहाँ पे मिलते हैं। इंक्लूजन बॉडीज यहाँ पे आप देख रहे हो,
ये इंक्लूजन बॉडीज है सब, ठीक है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये साइटोप्लाज्म में नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ये फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स या ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आपको गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, गैस वैक्यूल्स भी मिलेगा आपको साइटोप्लाज्म में। और ये आपको देखने को मिलता है ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन सिंथेटिक बैक्टीरिया में ज़्यादातर ये गैस वैक्यूल्स आपको मिलेंगे। क्यों गैस वैक्यूल्स मिलेंगे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में गैस लगती है ना, आप जानते हो। तो इनके पास जो गैस की जरूरत पड़ती है, मैं उसको डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, कभी सल्फर भी लग सकता है, तो वो यूज़ करते हैं। तो चलिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़े उसके आगे कुछ क्वेश्चंस करें, PYQs करें कुछ। तो देखते हैं पहला क्या है। तो आपका है ये गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। क्या क्या है? स्टेटमेंट 1 है कि इन बैक्टीरिया द मेसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये बात तो हम लोग देखे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन तो है, सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है? द मेसोसोम्स इन बैक्टीरिया हेल्प इन DNA रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन है, ये भी बात हमने देखा। तो ये दोनों बातें तो सही निकल रही है। तो अब देखें चॉइस क्या कह रहा है। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो 1 इज राइट, 2 इज रॉन्ग। दोनों राइट होना चाहिए, कौन सा है? बोथ 1 एंड 2 आर राइट, बस यही बताना है आपको। यहाँ पे रीजन नहीं दिया हुआ था, मेरे कभी कभी क्या रीजनिंग होता है तो वहाँ पे आपको स्टेटमेंट रीजनिंग बताना होता है। सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट और नॉट, वो मैं चेक कर रहा था। ये दोनों स्टेटमेंट तो राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है ये गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट्स है आपके? यहाँ पे स्टेटमेंट्स है माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइकोप्लाज्मा कैन 1 माइक्रोन। तो ये बात सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि वो सबसे छोटा तो माइक्रोप्लाज्मा ही होता है ना, ठीक है। वो तो 1 माइक्रोन से लेस साइज में जा सकता है। उसके बाद है द माइक्रोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विथ सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ होता है? उनके पास सेल वॉल तो नहीं होती है, तो ये बात गलत यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 सही हो जाता है, स्टेटमेंट 2 आपका यहाँ पे गलत हो रहा है। तो हम उसको यहाँ पे स्टेटमेंट 1 राइट एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट लिखा हुआ है, करेक्ट और इनकरेक्ट, तो आपका डी ऑप्शन बनता है यहाँ पर। इस तरह से हम लोग इसका आंसर देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट। हमको करेक्ट नहीं खोजना है, इनकरेक्ट खोजना है। तो दे आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, नहीं भाई, फूड वैक्यूल्स होते हैं वो सब। दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, ये तो सही है। तो रॉन्ग तो खोजना तो मिल गया मुझे, लेकिन फिर चेक कर लेता हूँ। दे रिप्रेजेंट रिजर्व, हाँ ठीक है, रिजर्व मैक्स फूड मटेरियल, दे आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन, ये भी सही है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बन जाता है। ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या है? ये 2020 का है आपका, ये 2020 का है। इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये इंक्लूजन बॉडीज है। आपने मैंने कहा इंक्लूजन बॉडीज और कुछ स्पेशल इंक्लूजन बॉडी मैंने कहा था कि जो कि केवल किस में पाए जाते हैं? ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ये कौन है? ये गैस वैक्यूल्स थे। क्या थे? ये वैक्यूल्स थे, गैस वैक्यूल्स थे। मैंने कहा ना उनको सल्फर मैंने H2S, जैसे H2 हम लोग ये प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो H2O जैसे होता है ना, लगता है तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन लगता है, जैसे वहाँ पे सल्फर H2S होता है, तो इसलिए वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ सकती है। तो गैस मॉलिक्यूल्स के रूप में वो यूज़ कर सकते हैं ना। तो गैस मॉलिक्यूल्स अलग अलग होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज़ कर लेते हैं, वो तो गैस मॉलिक्यूल्स लगेगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड से बनाएंगे नहीं बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे ना, ग्लूकोज बनाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी गैस हो तो गैस वैक्यूल्स के फॉर्म में वो होता है कहाँ पे? इंक्लूजन बॉडी के रूप में। ये ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेसिस जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं में केवल ये इंक्लूजन बॉडी पाया जाता है। बाकी आप तो देखें वो सब में पाए जाते हैं। ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उनमें गैस वैक्यूल्स भी आपके इंक्लूजन बॉडी के रूप में मिलते हैं। अब देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि द साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स की साइज कितनी होती है? बहुत छोटे होंगे ना ये, तो छोटे होंगे तो कितने छोटे हो सकते हैं? तो ये 0.1 माइक्रोन के साइज के होते हैं। ये 0.1
माइक्रोन साइज का, तो ये तो आपको लर्न करना होगा, इसमें जस्ट तो आप नहीं कर सकते हो। हाँ देखो, सबसे छोटा जो वैल्यू होगा वही लिख दोगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक और दिया हुआ है, यहाँ पे 0.02 माइक्रोन दिया होता है। ऐसे जो जनरली आप नहीं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, लिस्ट देखना पड़ेगा कि आरबीसी का साइज जनरल कितना होता है, एक बैक्टीरिया कितना होता है, एक माइकोप्लाज्मा कितना होता है, इस तरह से आपको सारे के सारे समझने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन एक्चुअली इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये हम दूसरे चैप्टर्स को भी लिंक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, मोनेरा किंगडम जो है वो यूनिसेलुलर, जनरली क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, माइको आपके प्लाज्मा होते हैं। माइकोप्लाज्मा एंड यूनिसेलुलर बैक्टीरिया मिलकर क्या बनाते हैं, मोनेरा बनाते हैं। तो मोनेरा में आप देखोगे कि आपके माइकोबैक्टीरियम आ गए, नॉस्टॉक आ गए, ऑसिलेटोरिया आ गया, सैक्रोमाइसिस जो है, ये सैक्रोमाइसिस ये बन गया एक्चुअली, कह सकते हैं इसको क्या, फंगाई में पकड़ सकते हैं इसको। और ये आपका प्रोकैरियोट नहीं है, यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक में आपके ये 3 आते हैं, आपको विच इज नॉट प्रोकैरियोटिक खोजना है, तो इसमें ऑप्शन बन जाता है आपका ए। तो इस तरह से हम लोग आंसर खोजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मेनी राइबोसोम्स may associate with single mRNA to form multiple copies of a polypeptide simultaneously. Such string of ribosomes को क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था ना कि बहुत सारे राइबोसोम्स एक सिंगल mRNA के साथ में जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं और कॉपी ऑफ पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पॉलीसोम कहते हैं। यही तो हम लोग पढ़े थे। तो बस इसको पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं और शॉर्ट में पॉलीसोम कहते हैं। यही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। तो स्टिकी कैरेक्टर कब आएगा? तो देखिए कि स्लाइमी, या स्लाइमी समझते हो ना, सर्दी जैसा चीज हो तो उस तो कैसा लगता है, चटचटा लगता है ना। तो स्लाइमी लेयर जो किससे बनता है, आपको याद होगा कि हम लोग पढ़े थे, सेल इन्वेलप, मैंने सेल का इन्वेलप है वो 3 पार्ट्स में बटा होता है। एक प्रोकैरियोटिक सेल का आउटर मोस्ट लेयर जो है वो किससे बनता है, आपको ग्लाइकोकैलिक्स से बनता है। ग्लाइकोकैलिक्स कुछ में जो है ये पतला सा एक लेयर होता है, स्लाइमी लेयर होता है, और कुछ में ये कैप्सूल के रूप में होता है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल सेल पाए या सब में मिले, या सब में मिले दूसरी बात है, सब में मिले या कुछ में मिले, मिलना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए कैरेक्टर उसकी। सेल वॉल की तो स्टिकी कैरेक्टर नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो होता नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, स्टिकी कैरेक्टर है नहीं। ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये स्टिकी कैरेक्टर इसकी होती है। तो ये आंसर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है ये बैक्टीरिया के बारे में। तो ये है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि फ्लैजिलेशन नहीं होता उसमें, तो ये तो रॉन्ग नहीं कह सकते। माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस, या सेल वॉललेस भी कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सही बात है, तो रॉन्ग खोजना। लेकिन मुझे बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, हम बोले थे ना वो ग्लाइकोकैलिक्स क्यों कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन, वो भी मैंने दिखाया था आपको कि नेगेटिव एंड ये ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव में आपने देखा था, इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन सीधा होता है, वो ग्राम पॉजिटिव हो जाता है, उसमें एक्शन आ जाती है केमिकल का। तो ये तो होता है बैक्टीरिया में। पिल्ली एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया, ये तो होता नहीं है, फ्लैजिला मोबिलिटी में होता है। तो इसलिए से ये डी ऑप्शन आपका रॉन्ग है, यानी कि हमारे लिए राइट चॉइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है सेलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच खोजना है आपको। तो प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स, हाँ प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स ठीक है। मेथनोजेंस एक्चुअली बैक्टीरिया है, तो ये प्रोकैरियोट्स है। गैस वैक्यूल्स ग्रीन बैक्टीरिया में मिलता है, ये बात सही है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं होता है, ये प्लांट सेल में होता है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, प्लांट सेल्स। तो ये मिसमैच है, तो यही ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, एमआरएनए जिसका नाम है, इज नोन एज व्हाट, पॉलीसोम। तो ये पॉलीसोम तो है, फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो यहाँ पे आपको देखना नहीं है, तो जस्ट रन हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। इंक्लूजन बॉडी नहीं है,
हमको बताना है। तो इसमें देखिए ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, अरे सॉरी ठीक है ऐसे कर देता हूँ मैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, साइनोफेसिन ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं। जो नहीं हो सकते हैं वो है आपका पॉलीजोम। पॉलीजोम थोड़ी इंक्लूजन बॉडी है, ये तो क्या है, राइबोसोम जब mRNA के साथ में ये एसोसिएट कर लेते हैं तो बहुत सारे राइबोसोम के साथ मिलकर वो पॉलीसोम चेन बनाते हैं। तो ये राइट आंसर होगा, ये आंसर आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन हमको खोजना था, रॉन्ग ऑप्शन खोजना था, ये राइट आंसर होगा आपका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन व्हाट। क्रोमेटोफोर्स मैंने बताया था उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किस लिए होगा, क्लोरोफिल होता है, किस काम में लगे क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस के काम में लगे। तो ये सीधा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाता है, ये सिंपल आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू द रॉक्स और होस्ट टिश्यूज आर। तो इसमें कौन से होंगे, तो ये तो फिम्ब्रिया होगा ही, आंसर तो दिया हुआ ठीक से वही एक है यहाँ पे बैक्टीरिया के, बाकी मेसोजोम है दूसरी चीज़ है। तो ये यहाँ पे ना फ्लैजिला दिया हुआ है ना पिल्ली दिया हुआ है, तो फिम्ब्रिया ही तो होगा। वैसे वो लोग होते नहीं है, मैंने अगर देखा तो चॉइस में सोचते हैं कि कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय, किससे मूव करते हैं मोटाइल बैक्टीरिया। तो देखिए यहाँ पे तीनों दिया हुआ है ना, तो पिल्ली भी दिया हुआ है, फिम्ब्रिया भी दिया हुआ, फ्लैजिला दिया हुआ है, सीलिया तो यहाँ पे देखते नहीं हम लोग। सीलिया आपको यूकैरियोट्स में किसमें मिलेगा, आपको पैरामीशियम में मिलेगा। तो इसमें जो हमको चाहिए ऑप्शन वो है आपका, जो मूव करने के लिए लगे वो है फ्लैजिला। ठीक है, इस तरह से हम लोग तो खोज लेते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल में दो तरह के सेल आते हैं आपके, एनिमल सेल और प्लांट सेल आते हैं। एनिमल सेल और इसमें बेसिक जो डिफरेंस होती है दो होती है, एक होता है कि इसके पास सेल वॉल नहीं है, इसके पास सेल वॉल है। दूसरा जो है इसके पास, आपके पास क्या है, इसके पास देखिए इसके पास आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे जो कि आपको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। तो ये बातें आपको जाननी पड़ेगी, ये डिफरेंसेस हैं एक्चुअली इसके बीच में। चलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। अब देखिए हम 5 अगर इसमें करते हैं 5 किंड सिस्टम है, तो मैंने कहा मोनेरा को आप अलग कर दीजिए, तो मोनेरा चला गया प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में केवल प्लांट और एनिमल सेल्स नहीं आते हैं, आपके प्रोटिस्ट भी एंड फंजाई भी आते हैं। आप कहोगे सर प्रोटिस्ट एंड फंजाई में हम क्या देखेंगे, तो एक्चुअली उनमें प्रोटिस्ट एंड फंजाई में आपको स्पेशल कुछ नहीं देखना है। फंजाई में भी आपको सेल वॉल मिलेगा, लेकिन वो सेल वॉल क्या होगा, वो सेलुलोज से बना हुआ नहीं होगा, यही अंतर है। और प्रोटिस्ट में ज़्यादातर वो एनिमल सेल की ही तरह होते हैं, लेकिन मैंने कहा लेकिन वो सिंगुलर होता है, यानी यूनिसेलुलर होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। आप फंजाई के बारे में कहते हैं मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है, तो ये सेल वॉल उनके पास भी होता है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, कौन, फंजाई। In eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. तो कह रहे कि अब अगर आप यूकैरियोटिक सेल देखते हो, ये प्लांट है, ये एनिमल है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो आप प्लेग्राउंड देख रहे हो ग्रीन कलर का, ये एक्चुअली साइटोप्लाज्म है। और इसमें देखिए अलग अलग ऑर्गेनेलिज हैं और उनका अपना अलग एक कंपार्टमेंट है, यानी कि अपना एक मेम्ब्रेन है, जिससे कि उनको उसके भीतर रहते हुए भी वो अलग एक दुनिया में रहते हैं। तो कॉम्पार्टमेंटलाइजेशन हो जाती है साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे यूनिट्स बन जाते हैं जो कि अलग रहते हैं, अलग कंपार्टमेंट्स में रहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे खुला हुआ है न्यूक्लियस, आप देख पा रहे हो, ये पार्ट दिखाएगी आपको, ये ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड होता है वो, एंड इसमें इन्वेलप होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे इसके बाहर में, इसके जैसे कि हम लोग वहाँ फ्लैजिला देखे थे, यहाँ पर भी लोकोमोटरी आपके एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं देखने को। कहाँ पर, यूकैरियोटिक सेल्स में। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। यहाँ पे डीएनए के रूप में जनरली नहीं मिलता है, सब कुछ क्रोमोसोम पर ही अटैच्ड होता है, तो क्रोमोसोम के रूप में जेनेटिक मटेरियल मिलता है।
ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। ये शेप तो आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ पे प्लांट सेल देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये एनिमल सेल। तो सब यूकैरियोटिक सेल्स के शेप सेम नहीं होता, आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफर एज द फॉर्मर पोजेस सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड सेंट्रल वैक्यूल। इसमें 3 बातें इससे जुदा है, अलग है। क्या है? एक तो इसके पास में सेल वॉल है, दूसरा क्या है, इसके पास प्लास्टिड्स है, इसमें क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, और एक इसमें जो वैक्यूल होता है सेंट्रल वैक्यूल बहुत बड़ा है। इसका ऐसा कोई सेंट्रल वैक्यूल है नहीं है। वैक्यूल्स होते भी हैं अगर एनिमल्स में, बहुत छोटे साइज के वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे मेन है, 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल्स में एक अलग चीज़ होता है जो कि प्लांट सेल्स में नहीं होता है, वो है सेंट्रियोल्स। आप देखोगे सेंट्रियोल्स केवल आपके एनिमल सेल में पाए जाते हैं, और ये हेल्प करते हैं कि इसमें सेल डिवीजन के टाइम में। ये चीज़ एब्सेंट है आपके सभी प्लांट्स के सेल में। प्लांट सेल्स में आपको सेंट्रियोल्स नहीं मिलते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में जनरल जो ये इंट्रोडक्शन था वो तो मिल गया। अब अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला जो उसका इन्वेलप है उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसमें आप क्या देखते हो, केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन इन आरबीसीज में है दिखाया कि क्या, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड अरेंज्ड इन बाइलेयर्स। ठीक है, ये बता दे, केमिकल स्टडीज तो देखा गया है, लेकिन उसके पहले भी बता दे कि जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ तब तक हम लोग सेल के इंटीरियर पार्ट में क्या क्या चीज़ें वो ठीक से हम लोग नहीं समझ पाए थे। तो वो बाद में हमने समझा, लेकिन पहले हम देखते हैं कि आरबीसीज का जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ से बना हुआ। तो यहाँ पे देखें वो बना हुआ है लिपिड्स अरेंज्ड इन बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक लेयर यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा लेयर यहाँ से यहाँ तक। बाई लेयर 2 लेयर के लिपिड्स हैं, लिपिड फैट से बना हुआ है। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विथ पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर पार्ट। तो कह रहा है कि यहाँ पर ये भी देखोगे कि इसका जो पोलर हेड है वो आउटसाइड की तरफ होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है इनसाइड की तरफ होता है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक टेल देख रहे हो, ये हेड्स हैं। क्या ये हेड्स हैं? और ये हेड्स हैं और टेल्स भीतर की तरफ है। तो ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, और आपके हेड्स जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक माने वो हाइड्रोजन को प्यार करते हैं। हाइड्रोजन से फॉर्म हुआ वाटर को प्यार करते हैं। तो ये वाटर लवर्स है, ये वाटर हेटर्स है। कौन? आपके नॉन पोलर टेल्स को भीतर भेज दिया भाई आप लोग हेटर्स भीतर रहो, बाहर में स्वागत करने वाले लोग रहो। कौन? पोलर रहो, हेड्स लोग बाहर रहो। ठीक है, ऐसे कर दिया गया है। तो इससे क्या होता है, दिस इंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल्स of saturated hydrocarbons is protected from the aqueous environment। इससे क्या होता है, ये जो नॉन पोलर टेल्स भीतर की तरफ है इनको प्रोटेक्शन मिल जाती है हेड से, पोलर हेड से, फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट, यानी कि वाटरी इन्वायरमेंट सोल्यूशन से उनको प्रोटेक्शन मिलती है। द लिपिड कंपोनेंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन आर मेनली कंसिस्ट ऑफ व्हाट, फॉस्फोग्लाइसराइड्स। तो ये जो लिपिड्स का जो कंपोनेंट होता है, लिपिड्स का मेम्ब्रेन जो बना हुआ किससे बना हुआ, फॉस्फोग्लाइसराइड्स बना हुआ है। सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोजेसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें केवल लिपिड्स ही नहीं है जो कि बने हुए हैं किससे, फॉस्फोग्लाइसराइड्स से, बल्कि इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल आप देख रहे हैं, ये क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स भी इसमें मिलते हैं आपको। ग्लोबुलर प्रोटीन देख रहे हो, कार्बोहाइड्रेट देख रहे हो आप। तो ये सारे के सारे चीज़ इसमें मिलते हैं आपको। तो इस तरह से आप देखते हो इसमें इम्बेडेड है सब। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कॉन्सिडरेबल फ्रॉम सेल टू सेल। सेल के हिसाब से प्रोटीन की संख्या कितनी होगी, मतलब अमाउंट कितनी होगी, लिपिड की अमाउंट कितनी होगी, वो डिफर करता है। जैसे कि आरबीसी में देखा गया है, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट में देखा गया है कि 52% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो होता है प्रोटीन का बना हुआ होता है, एंड 40% जो है लिपिड्स का बना हुआ है। तो बाकी आपको 92% बताया गया, बाकी कहाँ गए? तो बाकी कार्बोहाइड्रेट होंगे, कोलेस्ट्रॉल होंगे एंड अदर थिंग्स भी इसमें तो है। तो वो सारी चीज़ 8% बनाता है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल।
अब देखिए जो आपके प्रोटीन से जो बाहर की तरफ है इनको निकालना इजी है ना, तो इसको कहेंगे पेरिफेरल। और ये जो प्रोटीन आप देख रहे हो ये एकदम दोनों लेयर के बीच में ऐसे अटका हुआ है, इसको निकालना इजियर नहीं होगा। इसको हम लोग इंटीग्रल टोटली या पार्शियली बरीड, ये पार्शियली बरीड है, ये टोटली बरीड हो जाते हैं। पार्शियली बरीड वालों को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपके पेरिफेरल। और जो पूरे बरीड हो जाते, कंप्लीटली बरीड हो जाते हैं इन द लिपिड लेयर, तो उसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं दो तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अब ये जो मॉडल आप देख रहे हो एक्चुअली ये इम्प्रूव मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। ये प्रपोज किया था किसने, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। तब तक क्या आ गया था, आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया था। और इसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। मोजाइक के फॉर्म में है एंड फ्लूइड पीटीम्स में है, मतलब फ्लो कर सकता है चीज इसके ऊपर। तो ये जो है सेमी फ्लूइड के रूप में होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या है, ये क्वाजी फ्लूइड सेमी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड्स का। तो इनेबल करता है लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। इसमें ये प्रोटीन्स चल सकते हैं। एबिलिटी टू मूव विद इन दिस मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, कितना ये मूव कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है यहाँ से ऐसे घूमने में प्रोटीन्स की, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हम कहते हैं ये डिपेंड करता है फ्रॉम सेल टू सेल। अब आप कहोगे कि सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर किस लिए चाहिए, तो फ्लूइड जो नेचर है सेल मेम्ब्रेन का ये इम्पॉर्टेंट केवल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स के लिए ही क्यों नहीं है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ हो गया, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस हो गए, सिक्रीशन हो गया, एंडोसाइटोसिस हो गया, या सेल डिवीजन के में भी हेल्प करता है इनका ये नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो हमने कहा था, याद होगा जब हम क्रेडिट्स पढ़ाते हैं वहाँ पे लिखा हुआ था क्या, सेमी परमेबल। यहाँ पे देखिए सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, ये याद रखिएगा। टू सम सेलेक्टिव, सेमी मतलब क्या होता है, आधा जाना आधा नहीं जाना है, मतलब यहाँ पे सेलेक्टिवली का मतलब क्या हो गया कि हम इनको जाने देंगे इनको नहीं जाने देंगे। तो इट इज सेलेक्टिवली परमिसिबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड, भीतर की तरफ से बाहर ले जाना, बाहर के भीतर जाना, ये दोनों को सेलेक्ट करके वो बाहर भीतर जाने देता है। मैनी अलग कैसे जाते हैं मॉलिक्यूल्स देखें, मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव briefly across the cell membrane without any requirement of energy. This is called passive transportation. तो across the membrane कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं वो लोग आराम से भीतर बाहर जा सकते हैं, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात होती है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जिस तरफ कम होगा उस तरफ ये पास करके चले जाते हैं, कोई रुकावट नहीं होती है उनको, फ्री उनको लाइसेंस मिली हुई है जाने की, कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। न्यूट्रल solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient from higher concentration to lower concentration। तो जो सिंपल न्यूट्रल सॉल्यूट्स है, सॉरी न्यूट्रल सॉल्यूट्स आपके वाटर सॉल्यूट्स नहीं, वाटर पोलर सॉल्यूट्स बन जाते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होंगे, क्योंकि पोलर होंगे तो उनको लिपिड लेयर से क्रॉस करना होगा, लिपिड लेयर के बीच में क्या है, कुछ लोग जो हेट करते हैं वाटर सोल्यूशन को, उनसे पास करना वो परमिशन जल्दी देते नहीं है, तो वैसे सॉल्यूशंस नहीं होने चाहिए। न्यूट्रल सॉल्यूशंस अगर है, पोलर नहीं है, तो वो ही केवल सिंपल डिफ्यूजन मेथड से इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के द्वारा वो जा सकते हैं भीतर या बाहर आ सकते हैं। जिधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी उधर से वो जाएगा किस तरफ, जिधर कम होगी। वाटर में ऑल्सो मूव, वाटर भी मूव कर सकता है अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, लेकिन उसके लिए अलग प्रोसेस लगता है जिसको हम लोग जानते हैं। वाटर भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से पास करता है, हम लोग पढ़े हैं। तो वो कैसे होता है, ये ऑस्मोसिस के द्वारा होता है। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं पास करते, ये तो पोलर में चला जाता है ना, वो नॉन पोलर लिपिड लेयर बाई लेयर जो भीतर में नॉन पोलर है ना, तो वहाँ से वो नहीं पास कर पाता है। तो उनको पास करवाने की क्या लगता है, कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। कैरियर प्रोटीन है जो ऑफ द मेम्ब्रेन, वो फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्टेशन। अब देख रहे हो यहाँ पे ये सिंपल डिफ्यूजन हो जा रही है, लेकिन यहाँ पे कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है। ये
प्रोटीन कैरियर प्रोटीन है, ये चैनल मीडिएटेड, ये ट्रांसपोर्टर मीडिएटेड। तो ये एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है जो उसको कहे भैया हम आपको लेके चलते हैं, चलिए। तो कैरियर ये फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ फ्यू आयंस। तो ये बात समझ में आ गई। तो जो सिंपल न्यूट्रल मैंने जो ये है आपके सॉल्यूट्स हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है डिफ्यूजन के द्वारा। बाई लिपिड लेयर देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ जाने के लिए अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है तो आराम से चले जाते हैं, अगर इधर कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं तो निकल आगे चले आते हैं। लेकिन बाकी जो देखोगे आप तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, जो कि आपकी कैसे होती है, वो आपकी जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उधर से कम कॉन्सेंट्रेशन जाएगी। लेकिन क्योंकि पोलर हो जाएंगे, जो पोलर वालों को इस लिपिड लेयर से आप नहीं भेज सकते हो, आपको एक चैनल चाहिए या एक ट्रांसपोर्टर चाहिए जो हेल्प करे उस कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, यानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ठीक करने के लिए, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने के लिए। भले ही वो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों ना हो, उसमें उनको एक प्रोटीन कैरियर लगेगा। और कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो कि भले ही हम सोचते हैं कि इसमें क्या कहते हैं कि हमको कंसंट्रेशन कम है लेकिन फिर भी ज़्यादा चाहिए, या कंसंट्रेशन बाहर में कम है उसको फेंकना भी बाहर है, तो वहाँ पर जोर-जबरदस्ती कर रहे हैं कि कहने मतलब कंसंट्रेशन जिधर कम है उधर ही निकालना है, तब तो आपको जोर-जबरदस्ती करना होगा। जोर-जबरदस्ती जब भी आप करोगे तो आपको एनर्जी खर्च करना होगा। तो फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड across the membrane against their concentration gradient from lower to higher concentration. Such transport is an energy dependent process. इसमें एनर्जी लगती है, जोर लगती है। आप जैसे आप देखोगे कि कहीं भी ऑलरेडी पानी भरी हुई, उसमें आप बलून में पानी भरना चाहते हो तो फूंकना पड़ता है, आपको जोर से प्रेशर देना पड़ता है, तब आप पानी भर सकते हो होली के महीने में, ताकि आप किसी को मार सके। अगर आप ऐसे डाल लो पानी तो नहीं जाएगा, तो आपको प्रेशर देना पड़ता है। प्रेशर यानी कि एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो एनर्जी किस रूप में यूज़ होता है, वो यहाँ पे एनर्जी एटीपी के रूप में यूटिलाइज होता है। और इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आप ज़्यादातर देखोगे ऐसे पोटेशियम या सोडियम पंपिंग के समय देखने को मिलता है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, लेकिन आप जानते हो सेल अगर पढ़ना है तो पहले शुरू करना चाहिए था हमें सेल वॉल से। तो फिर हमने सेल वॉल सेकेंड पोजीशन पर क्यों रखा है ये आपको पहले मैं बता दूं कि देखिए सेल वॉल तो यूनिवर्सल नहीं है, एनिमल्स में नहीं मिलता है, बहुत सारे प्रोटिस्ट में नहीं मिलता है, तो इसलिए हम इसको यूनिवर्सल ना पकड़ के सेकेंडरी पकड़ रहे हैं। इसलिए सेल वॉल को अब हम पढ़ेंगे। सेल वॉल तो आप जानते हो किसमें पाए जाते हैं, फंजाई और प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ये जो है ये नॉन लिविंग एक रिजिड स्ट्रक्चर है। क्या ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिड हार्ड है एंड नॉन लिविंग पार्ट है ये, ठीक है ना। कवरिंग एक शेल कवरिंग है एक तरह से, और ये आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। सेल वॉल से क्या मिलती है, शेड क्लोज नहीं मिलती है, प्रोटेक्शन भी मिलती है फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, और साथ ही साथ ये सेल टू सेल इंटरेक्शन भी करवाता है एंड बैरियर भी बन जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जितने माइक्रो मॉलिक्यूल्स सब पास कर सकते हैं सेल वॉल के थ्रू, लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल्स को पास नहीं करने देता है। अब एल्गे की जो सेल वॉल होते हैं और बाकी जब जो प्लांट्स है, एनिमल प्लांट्स होते हैं, क्लासेस लोएस्ट क्लास ऑफ प्लांट्स है, उनका जो सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन है और बाकी जो प्लांट्स हैं उनके जो सेल बाकी क्या है, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, इनका जो सेल वॉल होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे, आप एल्गे में देखोगे कि सेलुलोज तो होगा, सेलुलोज तो दोनों में होगा, सेलुलोज आपको दोनों में मिलेंगे, ये ठीक कॉम्बिनेशन हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे गैलेक्टेंस मिलेंगे, मैनेंस मिलेंगे और कुछ मिनरल्स मिलेंगे जैसे कि कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या मिलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट्स और सब प्लांट्स में क्या मिलेंगे, सेलुलोज तो मिलेगा, उसके साथ साथ आपको हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स मिलेंगे। अब यंग सेल प्लांट है, प्लांट सेल है, तो उसमें आप देखोगे प्राइमरी वॉल होता है जो केपेबल ऑफ ग्रोथ होता है। धीरे धीरे वो अपना क्षमता खोते जाता है और मैच्योर होकर उसके नीचे बन जाता है क्या, एक सेकेंडरी या सेकेंडरी वॉल बन जाता है इनर साइड ऑफ द सेल में टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन की तरफ ही होगा लेकिन इनर साइड में होगा। एक मिडिल लैमेला होता है, इज लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट बन जाता है जो होल्ड करते या अटैच करता है, ग्लू करता है दो नेबरिंग सेल्स ऑफ द प्लांट सेल्स। देखिए यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये प्राइमरी है और यहाँ से ठीक से देखिएगा, ये आपका प्राइमरी बाहर की तरफ है,
सेकेंडरी देखिए, सेकेंडरी कहाँ है आपके भीतर की तरफ में, और फिर आपका क्या आता है, आपका ये आ गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल वॉल दो पार्ट हो गया आपका, एक पार्ट ये हो गया कौन सा, प्राइमरी के सेक्शन का हो गया, भीतर में आपका हो गया सेकेंडरी, बाद में बना, ठीक है। बाहर वाला जो है प्राइमरी बाद में रिजिड बन जाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी उससे कम हो जाती है ग्रोथ में। और दो सेल के बीच में आप देखोगे एक मिडिल लैमेला देख पा रहे हो यहाँ पे, ये मिडिल लैमेला कहलाता है, ये मिडिल लैमेला यहाँ पर भी है आपका, देख रहे हो यहाँ पर भी देख रहे हो आप। दो सेल, दो प्लांट सेल के बीच में आपको एक लैमिला तैयार हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, किससे बना हुआ होता है, वो मिडिल लैमिला कहते हैं। और वो क्या करता है, होल्ड करता है या ग्लू करता है आपका, क्या करने के लिए, दो सेल्स को एक साथ में जोड़ के रखता है। सेल वॉल और मिडिल लैमिला में भी ट्रांसवर्स बाय प्लास्मोडेस्माटा। प्लास्मोडेस्माटा समझिए एक तरह से पाइप से ट्यूब्स हैं जो कि क्रॉस करते हैं ये सेल वॉल और आपके ये मिडिल लैब को, विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। और ये दो नेबरिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट भी करते हैं। ठीक से अगर देखें हम प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में, तो देखिए ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ऊपर में आपका एक प्राइमरी सेल बना है, मेम्ब्रेन बना है। और ये प्राइमरी सेल धीरे धीरे क्या होगा, उसके भीतर की तरफ आपके ये प्राइमरी सेल है ही, ये प्राइमरी सेल है, और उसके भीतर आपका यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ एक सेकेंडरी बाद में सेल वॉल बनता है, और प्राइमरी सेल यहाँ पे है ना, यहाँ तक। इसके ऊपर वाला पोर्शन आप देखोगे ये है मिडिल लैमिना। यहाँ से आप समझ लीजिए, फिर एक लाइन में टान देता हूँ, यहाँ से दूसरे एक सेल का प्राइमरी यहाँ पर सेल वॉल शुरू होगा, ठीक है। ये बीच का है, ये दो सेल के बीच का हिस्सा है, जिसको हम मिडिल लैमिला कहते हैं। इसी से बना हुआ मिडिल लैमिला, वो भी आप जानते हो, ये कैल्शियम पेक्टेट से बनता है। इसका काम क्या है, ये ग्लूइंग करता है या होल्डिंग करता है, होल्ड करता है एक दो सेल्स को एक साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल के एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ये क्या है, ठीक है। So, while each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as endomembrane system because their functions are coordinated. Endomembrane system include, पहले मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे एक ऑर्गेनेली है, क्या है आप देखोगे यहाँ पे गोल्गी बॉडी है या कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आपका राइबोसोम्स हैं, उसके बाद लाइसोम्स हैं। तो ये अलग अलग क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है ना, ये अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं, और ये अलग अलग ढंग से अपना ये क्या मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेनस ये है क्या है, ऑर्गेनेलीज इन द साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। लेकिन ये अलग होते भी और इनका काम भी अलग है, लेकिन इनका काम इंटर कोऑर्डिनेटेड होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, काम लिंक्ड होता है। और ऐसे कौन कौन से ऐसे पार्ट्स, तो आप देखोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल। भले ही ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज ये पाए जाते हैं इन द साइटोप्लाज्म एज डिफरेंट नेम्स, लेकिन इनका काम जो है कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर है, क्योंकि एक दूसरे से इनका काम कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए हम इनको एक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो कि कोऑर्डिनेट नहीं करते इनसे, वो अपना अलग काम करते हैं, वो इंडिविजुअली सेपरेटेड होते हैं। वैसे हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स। तो ये कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, और इनके साथ में इनको हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं इंक्लूड करते। इन तीनों को हम इंडो कोऑर्डिनेशन सिस्टम में नहीं, इंडो मेम्ब्रेन में इस सिस्टम में नहीं इंक्लूड करते हैं। तो हम इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम केवल पढ़ने वाले हैं उन्हीं ऑर्गेनेलीज को विच आर द पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, और वो कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला जो मेम्ब्रेन है उसका नाम है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम का मतलब पहले मैं समझा दूं कि देखिए रेटिकुलम, आपने लीव जब पढ़ा था, लीव का वेनेशन होता है रेटिकुलर वेनेशन, एंड आपने पढ़ा था क्या, पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलर मतलब क्या था, नेटवर्क चीज बना दे, जाल बना दे, मैश बना दे। तो ट्यूब्स अगर जाल बना दे तो उसको हम कहेंगे रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में देखा जाता है प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करता है, इट डिवाइड्स द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, जिसको हम कहते हैं ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, यहाँ पे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स। अब देखिए कोई चीज़ भी है, देखिए ये जो साइटोप्लाज्म, आप तो ये पूरा साइटोप्लाज्म ही है, न्यूक्लियस है, और ये देख पा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो मैं ऐसे एक ट्यूब जैसे बना रहा हूँ चीज़, ठीक है। इसके भीतर देखिएगा एक पार्ट बनता है, इसको हम कैविटी कहेंगे, ल्यूमिन कहेंगे, क्या कहेंगे, ल्यूमिन। ये क्या बाहर का हो गया, तो इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिन, एक्स्ट्रा ल्यूमिन, ठीक है। तो इसको कहेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनर कंपार्टमेंट। और क्योंकि ये कंपार्टमेंट, क्योंकि ये सेल है ना, सेल के भीतर ये कंपार्टमेंट बने, कंपार्टमेंट ये भी कंपार्टमेंट है, ये बाहर भीतर का कंपार्टमेंट, बाहर कंपार्टमेंट। इस तरह से ये ल्यूमिनल इनसाइड एक ईआर बनाता है कंपार्टमेंट, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल माने ये साइटोप्लाज्म में एक कंपार्टमेंट बनाता है। ईआर ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस। हमने बताया था कि कुछ राइबोसोम्स जो है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे राइबोसोम्स आपके अटैच्ड है किस पर, इस रेटिकुलर आपके ट्यूब्स के ऊपर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर पर। तो उनको हम ये शेप कैसा, क्या शक्ल दे देते हैं, तो रफ हो जाते हैं। क्या होता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से देखा जाता है, एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। आप जानते हो राइबोसोम से प्रोटीन तैयार होता है, तो ये लोग हेल्प करते हैं इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, ठीक है। दे हैव एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस, they are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus। आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है, ये देख रहे हैं आप न्यूक्लियस है। अब देखिए न्यूक्लियस खत्म हुआ और ये लोग शुरू हो गए, ठीक है। न्यूक्लियस खत्म हुआ और उससे कंटिन्यू कर जाते हैं ऐसे एंडोप्लाज्मिक ट्यूब्स ऐसे बनने, जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो दे आर एक्सटेंसिव, बहुत दूर तक जाते फैलते हैं, एंड आर कॉन्टिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इन एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। कभी कभी इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा है तो इनको हम क्या कहते हैं, स्मूथ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर, ये क्या मेजर साइड बन जाती है, ये तो प्रोटीन नहीं बना सकता है, ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स करता है, लिपिड्स में फैट्स करता है। इन एनिमल सेल्स लिपिड्स लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन एसीआर। एक्चुअली यहाँ पे कुछ हार्मोन्स तैयार होते हैं लिपिड लाइक, जो कि एनिमल्स में ही तैयार होते हैं, ये एसीआर में तैयार होते हैं। एसीआर आप देखिए यहाँ पर, आप देखोगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिया हुआ है, यहाँ पे कोई देखिए इसके ऊपर कोई बॉडी पर राइबोसोम नहीं है, जबकि यहाँ पे आप देखोगे राइबोसोम्स हैं। ठीक इसी तरह से आप इधर देखोगे, यहाँ पे देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कोई राइबोसोम्स नहीं है, जबकि यहाँ पे आप डॉट 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 आप देख रहे हो बहुत सारे राइबोसोम्स हैं। तो ये हम लोग समझे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में बता दूं कि ये गोल्जी एपरेटस भी कहलाता है, एंड कैमिलो गोल्जी जो थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने इसका आविष्कार किया था। और साइज इसकी कितनी है, तो ऑलमोस्ट इसकी समझिए 0.5 से लेके 0.5 से लेके 1 माइक्रोन तक है इसका डायमीटर। इसका ये देखने में कैसा होता है, ये हम गोल्जी एपरेटस की बात करें, फ्लैट होते हैं, डिस्क शेप सैक्स लाइक होते हैं, या सिस्टम के फॉर्म, सैक्स या सिस्टम के, डिस्क लाइक सैक या सिस्टम, सैक को ही सिस्टम कहते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिस्क लाइक ये सिस्टम है, ये एक ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है, ये सिस्टम नहीं होगा। these are stacked parallel to each other। देखिए पैरेलल टू each other रखे हुए हैं, स्टैकिंग किया हुआ है, स्टैकिंग किया हुआ है, समझिए स्टैक कर दिया गया, माने एक के ऊपर पाइलिंग कर दिया गया ऐसे। वाइड नंबर ऑफ सिस्टर्न आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इतने सारे ऐसे स्टैकिंग होगा, इसका कोई फिक्स नहीं है, वैरिड नंबर होता है। द गोल्जी सिस्टर्न आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड, कॉन्सेंट्रिकली एक्चुअली ये सर्कुलर फॉर्म में है। ये न्यूक्लियस तो गोला होता है ना, तो उसके बाद आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया, रेटिकुलम के बाद में आपका गोल्जी एपरेटस आया, कॉम्प्लेक्स आया। तो गोल्जी सिस्टर्न आर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स फेस, सिस बने यहाँ पे फेस फॉर्मिंग है, फॉर्मिंग फेस, एंड कॉन्केव ट्रांस, जिसको कॉन्केव को हम लोग ट्रांस भी कहते हैं, कॉन्वेक्स को सिस कहते हैं। तो सिस जो है कहते हैं फॉर्मिंग फेस और बन रहा फेस, और ट्रांस को कहते हैं मैच्योरिंग फेस। तो सिस एंड ट्रांस फेसेस आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। आप देखोगे कि जो सिस एंड ट्रांस और सिस, तो ये देखोगे दोनों ऑपोजिट साइड में है, और
भले ही दूर दूर हैं लेकिन इंटरकनेक्टेड बाय द वेसिकल्स है आपके। वेसिकल्स कह रहे हैं सिस्टर्न से इनका काम क्या है इसका गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड ईदर इनटू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। अब यहाँ से ये लोग क्या करते हैं पैकिंग करते हैं मटेरियल्स को और उनको ट्रांसपोर्ट करना है सेल के ही भीतर छोड़ देंगे या फिर वो एंड तक जाकर रेटिकुलम एंड तक जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के और वहाँ पे जाके आउटसाइड द सेल दूसरे सेल को भी दे सकते हैं आउटसाइड द सेल। मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ये पैकिंग करते हैं लोग वेसिकल्स के रूप में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फ्रॉम द ईआर मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेज, तो सिस फेज में पहले घुस जाता है रेटिकुलम से और उसके बाद ये इधर आता है इधर आता है इधर आता है और इधर से सप्लाई हो जाता है ऐसे एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज यानी कि ट्रांस फेज। द गोल्जी apparatus remains in close association with the endoplasmic, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही उनको देने वाला है मटेरियल सप्लाई के लिए, तो वो इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहते हैं और सिस साइड उनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है ताकि वो मटेरियल्स को पैकेजिंग करने के लिए और वेसिकल्स के रूप में वो ट्रांसफर करके ट्रांसफेज से सप्लाई कर दे कहाँ इनसाइड द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ या फिर आउटसाइड द सेल। A number of proteins synthesized by ribosomes on the ER and are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from the transphase। अब यहाँ पे तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना मटेरियल्स दे ही देते हैं पैकेजिंग करने के लिए और सप्लाई करने पैकेजिंग माने वेसिकल्स बनाने के लिए, उसके साथ साथ राइबोसोम्स भी तो होते हैं किस पर आपके RER में, तो वो लोग भी क्या बना प्रोटीन्स बनाते हैं ना, कौन राइबोसोम्स ऑन द ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो लोग क्या करते हैं जो प्रोटीन देते हैं उसको थोड़ा सा ये क्या करता है मॉडिफाइड कर देता है, कौन ये जो गोल्जी apparatus है उसको कर देता है मॉडिफाई करने के बाद में अपने सिस्टर्ने में और उसके बाद रिलीज करता है वो अपने ट्रांसफेज से, ठीक है। गोल्जी apparatus इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन बाय ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। गोल्जी apparatus एक इम्पॉर्टेंट साइट बन जाता है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। यहाँ पे लिपिड्स भी आते हैं और प्रोटीन्स भी आते हैं। आपके लिपिड्स कहाँ से आते हैं तो स्मूथ आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करते हैं और इनको छोड़ देते हैं। प्रोटीन्स का आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ है वो छोड़ देते हैं और फिर ये लोग क्या करते हैं इसमें ग्लाइको से यानी ग्लाइकोजन से इसको कंबाइन करके ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स तैयार करते हैं, कौन ये गोल्जी apparatus। नेक्स्ट जो हम मेंबर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लाइजोसोम। लाइजोसोम्स जो होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड तो है ही, वेसिकुलर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं मैंने अलग अलग वेसल्स ही हैं, वेसिकुलर वेसिकल्स हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स हैं और ये बनते कैसे बाय द पैकेजिंग प्रोसेस इन द गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus ही एक्चुअली तैयार करता है और उनको छोड़ देते हैं साइटोप्लाज्म, तो अलग एक उनका स्ट्रक्चर बन जाता है, लगता है कि अलग एक ऑर्गेनेली या उनको हम लाइजोसोम्स कहते हैं। ये काम क्या करते हैं ये आइसोलेटेड जो लाइजोसोमल वेसिकल होता है ये आर फाउंड टू बी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में भरे होते हैं, हाइड्रोलाइटिक माने पानी में घुलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं और वो क्या करते हैं वो हाइड्रोलेजेस होते हैं। क्या होते हैं वो हाइड्रोलेजेस माने लाइसिस का नाम किल करने वाले होते हैं। एंजाइम्स क्या किल करते हैं माने डाइजेस्ट करते हैं, किल नहीं करते हैं डाइजेस्ट करते हैं। जैसे लाइपेज को सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, प्रोटीएजेस को प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेजेस जो होते हैं ये लाइपेजेस जो है लिपिड्स एंड फैट्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं यानी कि तोड़ते हैं जो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। प्रोटीएजेस जो है ये प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड्स में बनाते होंगे। ये कार्बोहाइड्रेजेस हैं ये क्या करते होंगे ये सिंपलर फॉर्म में कार्बो जैसे स्टार्च है उसको या कॉम्प्लेक्स कोई भी शुगर का फॉर्म है उसको ग्लूकोज फॉर्म में लाते हैं। तो इस तरह से ये लोग सिंप्लीफाई करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। ये ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिड पीएच में होते हैं, एसिडिक इन्वायरमेंट में ये लोग ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, दीज एंजाइम्स आर केबल ऑफ डाइजेस्टिंग मैंने वही डाइजेस्ट कर देते हैं ये सारे की सारी चीज़, या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स भी ये लोग डाइजेस्ट करते हैं। इस तरह से देख रहे हैं ये वेसिकल के रूप में है, सिंगल वॉल इसके पास में है, इसके भीतर क्या भरे हुए हैं तो इसमें एंजाइम्स भरे हुए हैं और
ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, आप देख रहे हो यहाँ पे एंजाइम भरा हुआ, और ये देख रहे हो पूरा सेल है, उसमें एक आप ये जो बन गया और छोड़ दिया गया यहाँ पे, कहाँ पे, सेल में, तो सेल में ये बन गया लाइसोसोम्स का एक यूनिट हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन कलर के लाइसोसोम्स आपको दिख रहे हैं। अब हम लोग लास्ट मेंबर ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ेंगे, जो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आप जानते हो कि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होते हैं, इन द प्लांट सेल भी हो सकते हैं, एनिमल सेल भी हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसमें वाटर भरे हो सकते हैं, सैप हो सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी हो सकता है, एंड अदर मटेरियल्स जो कि यूजफुल नहीं है आपके, जैसे कि आप यहाँ वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देख रहे हैं, तो ये सारे के सारे अदर मटेरियल जो नॉट यूजफुल फॉर द सेल्स वो भी हो सकते हैं। ये जो प्लांट्स में बेसिकली आप देखोगे तो जो वैक्यूल आप देख रहे हैं एक मेम्ब्रेन से बाउंड है, उस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। क्या प्लांट में इसका नाम है टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट एक्टिव फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा बहुत सारे आयंस एंड अदर मटेरियल्स को लेता है कौन, ये सेंट्रल वैक्यूल जो है, सेल सैप वाला जो वैक्यूल है। और ये क्या करता है, सिग्निफिकेंटली हायर कॉन्सेंट्रेशन का इसमें बन जाता है, किसका, जो आयंस होते हैं, और साइटोप्लाज्म से ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन हायर होता है उन मटेरियल्स का या आयंस का। इन प्लांट्स वैक्यूल जो होता है, ये देखो 90% जो है स्पेस जो ये सेल का ऑक्यूपाई करते हैं। अमीबा एनिमल में देखा जाता है छोटे छोटे बबल्स के रूप में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो ये एक देखिए पैरामीशियम या अमीबा भी आप ले सकते हो, तो वहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आपको वैक्यूल्स मिलेंगे, छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, बहुत बड़े नहीं है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम सब है, लेकिन यहाँ पे वैक्यूल्स बहुत छोटे हैं। जबकि प्लांट सेल में आप देखिए ये प्लांट सेल ही है, तो पूरा स्पेस 90% स्पेस जो है ये एक सेंट्रल वैक्यूल ऑक्यूपाई कर रखे, उसके साथ साथ छोटे छोटे वैक्यूल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अमीबा, पैरामीशियम ऐसे जो है उनके पास में आप देखोगे एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि इम्पॉर्टेंट फॉर सिक्रीशन होता है। मैनी प्रोटिस्ट में, जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हो, अमीबा में भी देख सकते हो, आप पैरामीशियम में देख सकते हो कि एक अलग से एक वैक्यूल होता है जो कि फूड वैक्यूल कहलाता है। ये कैसे बनता है, बाय इनगल्फिंग फूड पार्टिकल्स। तो इस तरह के वैक्यूल्स हम देखते हैं सेल में। वो एनिमल सेल में छोटे होते हैं, प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं। टोनोप्लास्ट के द्वारा एक मेम्ब्रेन होता है, उसके द्वारा ये इंक्लोज्ड होता है वैक्यूल। वैक्यूल में सेल सैप होता है। सेल सैप के मतलब में हम पढ़ेंगे, ये न्यूट्रिएंट रिच होता है, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस होते हैं जो लगते हैं एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में। इसी से इसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है और सेंड किया जाता है उस न्यूट्रिशन को थ्रू द लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब चलिए इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किया जाए, PYQs। तो 2023 का हम लोग एक PYQ करते हैं। क्या ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, पेरोक्सिसोम नहीं है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। तो आपका कौन कौन से हैं, तो विच आर नॉट, खोजना क्या है, नॉट खोजना है। नॉट में आपके 3 हो जाते हैं, ACE जो है आपका सी ऑप्शन जो बन जाता है, ये राइट ऑप्शन बन जाता है, नॉट पार्ट ऑफ क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गोल्जी एपरेटस। तो इसको भी हम लोग देखते हैं फिर से। तो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, तो सही हो गया। इट प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP, तो राइबोसोम का काम है। उसके बाद इट मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन ER, ये बात सही है। इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, नहीं, ये तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी नहीं लिखा हुआ है। मैकेनिकल सपोर्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ हद तक देता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो आपको मिले, क्या खोजना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इस बार खोजना है आपको। तो 2 ऑप्शन जो राइट हो जाता है हमारा A and C हो जाता है। A and C आपका B ऑप्शन राइट हो जाता है। इस तरह से हम लोग खोज लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द pH इन लाइसोसोम्स इज इंक्रीज टू अल्कलाइन कर देना, क्योंकि हमको एसिड चाहिए ना, तो सब एक्टिव होते हैं एसिडिक में। What will be the outcome? Lysosomal enzymes will be more active
hydrolytic enzymes will function more efficiently, hydrolytic enzymes will become inactive। ये बात सही है, एसिडिक में ये एक्टिव हो जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। लाइसोसोम और कुछ हमको जानना नहीं है इसके बारे में। ये आंसर आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? The organelles that are included in the endomembrane system are, ऑर्गेनेलिज कौन कौन से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में है? ये 2021 का ये क्वेश्चन है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है। इस तरह से हमको फर्स्ट वाला ही तो सही मिल जाएगा। यहाँ पे कौन सा नहीं है? ये नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है, वो सब आपके नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स? तो यहाँ पे तो आपका गोल्जी बॉडीज ही होगा राइट आंसर। तो आप जानते हो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स गोल्जी बॉडी ही बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट खोजना हमको। लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये बात सही है। उसके बाद अरे हम सही को सही कर दिए, ठीक है, हम बाद में दूसरे कलर से कर देंगे। द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक, ये पीएच, सही बात है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, ये भी बात सही है। तो गलत क्या है? देखिए, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ एंडोप्लाज्म, फॉर्म्ड बाय द पैकेजिंग इन लिखा हुआ है ना, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, इन पैकेजिंग इन किस में होगा? गोल्जी एपरेटस या बॉडीज, ठीक है। ये होना चाहिए था, ये गलत है। ये गलत है, तो गलत वाला जो है हमको खोजना है। तो गलत वाला ही राइट ऑप्शन होगा हमारा, राइट डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। ये आंसर राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का क्या कह रहा है? द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन क्या? फैटी एसिड ब्रेकडाउन, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, हाँ वेसिकल्स तो बनाता हो। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया नहीं लिखा हुआ है। एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बी ऑप्शन ही राइट हो जाता है यहाँ पर। तो हमारा आंसर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट ऑकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ जब होगा तो उसके पास क्या होगा? उसके पास राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम, ठीक है। रफ डज नॉट ऑकर यहाँ लिखा हुआ है, तो ठीक है। तो प्रोटीन फोल्डिंग, तो प्रोटीन फोल्डिंग होगा क्या? हाँ होगी। प्रोटीन जब राइबोसोम से तो प्रोटीन बनाएंगे, ये तो बात सही है। प्रोटीन ग्लाइकोलाइजेशन होगा, क्लीवेज ऑफ सिंगल पेप्टाइड, प्रोटीन से रिलेटेड सब चीज होंगे। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं होगा, ये वाला रॉन्ग हो गया, क्योंकि लिपिड जो बनेगा इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगा लिपिड्स। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस जो होगा वो वहाँ पे होगा, कहाँ पे? एससीआर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन की। सेल ऑर्गेनेली कॉन्टेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सेल ऑर्गेनेली जिसके पास में हाइड्रोलाइटिक ये एंजाइम्स, तो आप जान गए अभी कि लाइसोसोम्स है, ठीक है, जो ये करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट है सब, ग्लूकोज माने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग, सेलेक्ट करेक्ट मैचिंग करना हमें। और ये 2015 का ये क्वेश्चन है, PYQ है। तो इसमें करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग: रफ ग्लाइकोजन रॉन्ग, रफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड रॉन्ग, स्मूथ ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स नहीं, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स राइट होगा यहाँ पे। तो डी ऑप्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर इज चिफली रेगुलेटेड बाय। तो ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ वाटर जो होगा, केप्ट इन एक्सपेंशन ऑफ सेल इन केप्ट इन वाटर, वो रेगुलेट किसके द्वारा होगा? तो वैक्यूल्स लेते हैं ना वाटर, तो कितना वाटर लेगा नहीं लेगा, ये रेगुलेट कौन करेगा? यहाँ पे राइबोसोम से काम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का काम, प्लास्टिड का काम नहीं, यहाँ पे वैक्यूल्स का। इसको हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। वैक्यूल्स ही हेल्प करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिली इन द फिगर करेक्टली मैचेस विद फंक्शन। यहाँ पे हमको मैच करवाना फंक्शन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस, तो फर्स्ट वाला ही राइट हो गया, बाकी देख ले, रफ फॉर्मेशन ऑफ रॉन्ग हो गया। गॉल्गी एपरेटस प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है, गॉल्गी एपरेटस फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिली करेक्टली मैचेस विद इट्स फंक्शन। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है एंड प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये राइट आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, फर्स्ट वाला ही आपका चॉइस यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का मेजर साइट क्या है सिंथेसिस, तो SCR होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, SER। यहीं पे आपका क्या होता है, यहाँ पे लिपिड सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका 2013 का है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल इन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसिलेशन ऑफ लिपिड्स। ये सही हो गया, बाकी देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो यही आंसर आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। इसका अंतिम भाग हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए और लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें डेस्टिनीजीत को। साथ ही साथ डेस्टिनीजीत के साथ पढ़ते रहो, कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ डेस्टिनीजीत।